जर्नी इनसाइड द एटम, द कोर ऑफ द केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंट के लिए दो मेन कंडीशन है। फर्स्ट, गैस इज रिक्वायर्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर एंड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल कौन सा आया? दिस इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ऊपर आपने बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अब आप बोल रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ सकते हैं। क्या पजल बता रहे हो ये? अटेंशन अटेंशन, केमिस्ट्री की जर्नी होने वाली है स्टार्ट। सो सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांध लें, बिकॉज यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज जर्नी इनसाइड द एटम, द कोर ऑफ द केमिस्ट्री। बेटा इससे पहले जितनी भी तुमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल थी। यहाँ से समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूले होते हैं, वो क्यों बनते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जर्नी खुद से स्टार्ट करोगे तो रोलर कोस्टर राइड लगेगी, नो डाउट। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो चैप्टर में, लेकिन मेरे साथ आई विल मेक श्योर दैट योर जर्नी विल बी स्मूथ एंड एंजॉयबल। यहाँ पर हर कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो करें स्टार्ट इस वन शॉट को। ऐसे कैसे? सब्सक्राइब द चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं फटाफट से सब्सक्राइब द चैनल, और आगे जाके अगर पसंद आए, समझ में आए, सो डू लाइक इट, डोंट फॉरगेट दैट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो। भला करो दुनिया का थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे मुझे नोट्स मांग रहे थे, सो प्रॉब्लम सॉल्व। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, यस, सेकंड से लेके 5th चैप्टर के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, दिस इज द 5th वन। इन सभी चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे गूगल ड्राइव में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ड्राइव का। ठीक है, सो हैप्पी न्यूज फॉर यू। चलो अब करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। बेटा इस वर्ड को पहले समझते हैं, एटम। वैसे नया वर्ड नहीं है, क्लास 8th में अगर न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा था तो वहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिटेल में बताया था, लेकिन डोंट वरी, हम मान के चल रहे हैं कि आपने ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करी थी, तो हम बेस से समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब एटम वर्ड अगर नहीं पता, सेल तो पता है। सेल द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिल के बने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सेल किससे बना है, तो अगर सेल को भी हम फर्दर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, आपको कुछ प्रोटीन्स दिखेंगे, कुछ प्रोटीन से मिलके उनके कॉम्बिनेशन से आपको सेल मिलता है। अगर प्रोटीन को फर्दर और तोड़ दो और ब्रेक डाउन कर दो तो अल्टीमेटली यू विल रीच हियर एटम्स। यस बेटा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उनको हम ब्रेक डाउन करते हुए चलें तो अल्टीमेटली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिलता है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, एंड दैट इज एटम हियर। ठीक है, so what we can say, everything in this universe, all the matter is made up of atom. Matter क्या है? What is matter? Anything which is having some mass can occupy some space. अगर किसी भी चीज के पास मास है, उसके पास वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वो मैटर है। अब अगर किसी चीज के पास मास है, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल होंगे, क्योंकि पार्टिकल होंगे तभी तो मास होगा, और वो पार्टिकल अगर सबसे छोटे अपनी स्टेट में आ जाए तो वो क्या है? एटम। अंडरस्टूड? नाउ अब बेटा यहाँ पर हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एटम को जानने की। तो ये जर्नी स्टार्ट कब हुई थी पहले उसको देखते हैं, है ना। सो लेट्स रीडिस्कवर द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी जिसके बारे में हमें पता पड़ा, दैट वाज ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो। यस, यहाँ पर बेटा 2000 ईयर्स अगो द थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड ग्रीस इंडिपेंडेंटली आस्क्ड व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ। वो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये सब हमारे आसपास जो ये जगत है वो कैसे बना हुआ है ना। तो यहाँ पे एक इंडियन फिलोसफर थे, महर्षि कनद। तो ये आचार्य कनद बोलते हैं, बताते हैं कि इफ यू कीप डिवाइडिंग द्रव्य, जिसको हम मैटर अभी बोल रहे हैं, वही यहाँ पर क्या है? द्रव्य। दिस इज मैटर। सो इफ यू कीप डिवाइडिंग द्रव्य, you will eventually reach a particle that cannot be divided further, and that is called परमाणु, यानी कि एटम। तो बेसिकली वही लाइन बोली जो हम शुरू से रिपीट कर रहे हैं, इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर अल्टीमेटली यू विल रीच अ पॉइंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड दैट इज हियर परमाणु। ये बात उन्होंने आज से 2000 साल पहले बोल दी थी। ठीक है, इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है वो इतना छोटा है दैट इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हम उसको देख नहीं सकते, एंड these परमाणु combine to form dyads, triads and eventually all the matter. Dyad, double, triad, triple, and you will be surprised to know, आगे जाके जब पढ़ोगे केमिस्ट्री तो वहां पे आप डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक ये वर्ड सुनोगे तो कुछ मिलते जुलती चीजें बताइए यहाँ पर, है ना। सो ही सेड क्या कि जो परमाणु है यही आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर आपको डबल वाला, ट्रिपल वाले कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं हुआ था। सो डायाड्स एंड ट्रायाड्स, एंड इवेंचुअली ऐसे ही स्टैक करते करते आपको पूरा ये मैटर मिल जाता है। ठीक है, और जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्डेड है इन संस्कृत टेक्स्ट विशेषिका सूत्रा। क्लियर?
चलो अब ये तो थी भाई इंडिया की बात, अब आ जाते हैं ग्रीस पे। ग्रीस में कौन थे? यहाँ पर थे ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। इन्होंने भी सेम ही टाइप की बात बोली। व्हाट दे सेड, इफ यू विल कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर अल्टीमेटली विल गेट अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना। और यहाँ पर उसको नाम दिया गया एटमोज। ये इंपॉर्टेंट है बस, क्या नाम दिया यहाँ पर? एटमोज। जो इंडिया में यहाँ पे इन्होंने बोला परमाणु, यहाँ पे बोला गया एटमोज। एटम से मिलता जुलता है। क्या मतलब इसका? एटमोज का मतलब है इंडिविजिबल, है ना। नाउ बेटा जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी ये सारी की सारी फिलॉसफी है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। सो दीज वर जस्ट द फिलोसफिकल आइडियाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? नाउ तो हमें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रॉपर वैलिडेशन के साथ एटॉमिक थ्योरी के बारे में कब पता पड़ा? बेटा ये पता पड़ा हमें ऑलमोस्ट इन अर्ली 1800। ये सर जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी इन 1808। दैट वाज एक्चुअली बैक्ड अप बाय द एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर वैलिडेशन के साथ, ठीक है। अब इनका जो मेन आइडिया था वो क्या था? हिज की क्लेम वाज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। बेटा वही लाइन हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ की वहां हो रही है, बाकी कोर वही है। इन्होंने भी यही बोला, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब क्योंकि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ दैट एटम मीन्स दैट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। कोई दिक्कत? अब क्योंकि वो इनडिविजिबल है मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ो। सो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। सिंपल। अब बेटा इन्होंने सिर्फ एक ही क्लेम नहीं दिया था, इनके 6 पॉस्टुलेट से आपके सीनियर बैच के बच्चे उसको याद करते जाते थे। अब यू आर द लकी वन, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही याद करना है। इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। नाउ सो दिस क्लेम, दिस बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। व्हाई? बिकॉज जब सबको पता पड़ा कि अच्छा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये आया है कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, तो ये एटम होता कैसा है ना। क्यूरियोसिटी आई कि ये एटम दिखता कैसा होगा, अगर हम देख सकें तो कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, किस चीज से बना होगा, है ना। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। व्हाट आर एटम एक्चुअली मेड अप ऑफ? व्हाट वुड एन एटम लुक लाइक इफ वी कैन सी देम? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर? जो इतने अलग अलग टाइप के हमको सब्सटेंस दिखते हैं वो बेसिकली अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द कोर डिफरेंस? ठीक है, चलो। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर साइंटिस्ट ढूंढते रहे और ये जो आइडिया था इनका, जो की क्लेम था कि एटम इज इनडिविजिबल, इस पे सब लोग बिलीव करते रहे टिल लेट 1800, राइट। तो लगभग यू कैन से 90 ईयर्स तक ये बिलीव चलता रहा कि एटम जो है इनडिविजिबल है। लेकिन आगे जाके ये टूटा जब रेडियो एक्टिविटी के बारे में लोगों को पता पड़ा इन 1896। यहां पर बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखे गए, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स देखे गए जिनमें से कुछ इनविजिबल एनर्जी रेडिएट हो रही थी, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है। अब बेटा एलिमेंट है तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक ही टाइप का एटम है, उसमें से कोई पार्टिकल निकल रहा है जो कि एटम तो नहीं है ना। ये उनको पता पड़ गया कि एटम नहीं है, ये कुछ और है। इसका मतलब एटम टूट सकता है ना। ये अपने आप में प्रूफ है कि एटम टूट सकता है। तो यहां से दिस प्रूव्ड दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल। भाई ये जो उन्होंने क्लेम करा है कि एटम टूट नहीं सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। सो दे मस्ट कंटेन सम स्मॉलर पार्टिकल इनसाइड देम, ठीक है। So this discovery opened the door to the story of how atom's structure was uncovered piece by piece. बेटा इसके आगे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट कर दी जर्नी टू फाइंड आउट दोज स्मॉल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले थे जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जे थॉमसन क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैसे किया था, पहले इनके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को देखना पड़ेगा, ठीक है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको बोला जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब बना रही हूं मैं, सिलेंड्रिकल सील्ड ट्यूब विद वैक्यूम पंप हेयर। वैक्यूम पंप क्यों है? टू रेगुलेट द प्रेशर, किसका? गैस का। इसके अंदर एक टाइप की गैस उन्होंने ली है ना, उसका प्रेशर रेगुलेट करना था, तो दैट्स व्हाई वैक्यूम पंप। वेरी लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक कुछ पर्टिकुलर मेटल लिया होगा इलेक्ट्रोड के लिए और उसको कनेक्ट कर दिया एट वेरी हाई वोल्टेज बैटरी। ये क्या है? वेरी हाई
वोल्टेज बैटरी। सो एक्सपेरिमेंट के लिए दो मेन कंडीशन है। फर्स्ट, गैस इज रिक्वायर्ड इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज यू हैव टू सप्लाई। ठीक है, अब बैटरी है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, यहां पर लेट्स से नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से कनेक्ट वाला नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से कनेक्ट वाला पॉजिटिव होता है। बेटा कई सारे बच्चों को बड़ा बेसिक सा कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं मैम नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव होना चाहिए ना। बेटा यहाँ पर हम अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कनेक्शन दे रहे हैं। तो पॉजिटिव से कनेक्ट वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है वायर से, और ये नेगेटिव से जो वायर से कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, नाउ ये नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, एंड हियर दिस इज एनोड। ठीक है, अब जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, यहां से वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने क्या देखा, अ फेंट ग्लो ऑफ पार्टिकल वाज कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। ये डायरेक्शन है। अब क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्लो है वो कैथोड से ओरिजिनेट होके एनोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को? बिकॉज जो रेज हैं वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं। राइट, नाउ ही वांटेड टू टेस्ट कि भैया जो कैथोड रेज हैं वो किस चीज से बनी है, इन पे कैसा इनका चार्ज होगा, कैसा बिहेवियर होगा। सो कुछ तो आइडिया आ रहा है कि भाई नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ कोई जा रहा है, कोई भी चीज अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसका मतलब उसका चार्ज कैसा होगा, उल्टा होगा ना, इसका नेगेटिव चार्ज होगा। अगर सेम चार्ज वाले होंगे तो फिर तो रिपल्शन हो जाएगा, फिर तो जाएगा ही नहीं वहां तक, है ना। तो इस आइडिया को उन्होंने वैलिडेट करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट ही डिड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे करते हैं डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लाइन पढ़नी है आपको तो समझा रही हूं मैं। मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड उन्होंने बाहर से सेटअप किया, है ना, तो बाहर से इलेक्ट्रोड, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, वेरी हाई वोल्टेज वाले सेटअप करे ट्यूब के दोनों तरफ। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व, ये जो कैथोड रे पास हो रही है ये एक्सटर्नल पॉजिटिव की तरफ बेंड होनी शुरू हो गई ऐसे। नाउ दिस इज द वैलिडेशन। अब तो प्रूव हो गया ना, इससे स्ट्रांग बाहर का फील्ड था तो सीधे जो रेज है कैथोड रे उन्होंने अपना पाथ ही डेविएट कर लिया टुवर्ड्स द पॉजिटिव। दिस शोज दैट कैथोड रेज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। Am I clear? समझ में आया इतना? नाउ बेटा जे थॉमसन इतने पे रुके नहीं, है ना, उन्होंने सोचा ये जो पार्टिकल मिला वो इस गैस के साथ मिला, ये पर्टिकुलर जो मेटल मैंने इलेक्ट्रोड के लिए इनके साथ मिला, अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या मुझे सेम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो व्हाट ही डिड, ही चेंज द गैस, ही चेंज द इलेक्ट्रोड एंड सरप्राइजिंगली ही फाउंड द सेम थिंग। सेम टाइप के पार्टिकल फिर मिले, सेम टाइप का बिहेवियर उन्होंने दिखाया। सो ही कंक्लूडेड दैट दीज पार्टिकल्स, जिसका कि नाम उन्होंने बाद में इलेक्ट्रॉन दिया, ये कैथोड रे के जो पार्टिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोला इन्होंने, दैट्स व्हाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एटम, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से एलिमेंट के हैं, सारे एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आया? चलो डायग्राम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी आपको पूरा बना के दिखा दिया है। आगे चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा थ्योरेटिकल वे, है ना, एग्जाम में तो ये लिखोगे, फटाफट पढ़ लो। So 1897, J.J. Thomson experimented with electricity passing through a gas which is there at very low pressure using a sealed tube, जिसको कि कैथोड रे ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, now on applying very high voltage across the two electrodes, what he observed, he saw some rays moving from cathode to anode. कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही थी, इसीलिए इसको कैथोड रेज भी बोलते हैं। ठीक है, now he tested these cathode rays using the external electrical and magnetic field. And he found that these cathode rays were made up of tiny negatively charged particles which were much lighter than atom. जो भी गैस उसके अंदर है उसके जो एटम होंगे उनके वेट से इसका जो मास था बहुत बहुत कम था। ठीक है, एंड ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे मीटर है लेंथ की वैसे ही कूलम है चार्ज की। ठीक है, अभी लोड मत लो, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अंडरस्टूड। इसके बाद ये रुके थे यहाँ पर, ऑफ कोर्स नॉट, इन्होंने गैस को चेंज किया, इन्होंने इलेक्ट्रोड को चेंज किया। He repeated this experiment using different gases inside the tube and different metals for the cathode, and he got the same result every time. So this proved that electrons are not specific to one material. Electrons are found in every atom, no matter what the element is. समझ में आ गया?
चलो सो ये था आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब जरा सा एक बार जे थॉमसन के बारे में पढ़ लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इन्होंने डिस्कवरी करी है। बेटा इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी नहीं करी, ये आगे जाके आप इनका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा ही वॉज द मेंटर ऑफ फर्दर मेनी साइंटिस्ट जिनके नाम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो सो जे थॉमसन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली, है ना। द फर्स्ट सबएटॉमिक पार्टिकल आइडेंटिफाई एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एटम, ये इन्होंने बताया। He received Nobel Prize in Physics in 1906 for his studies in electrical conductivity of the gases. अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। This research led him to the discovery of electrons. As the head of famous Cavendish Laboratory in Cambridge, he guided and inspired many more scientists, including Ernest Rutherford. इसके आगे हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं के शिष्य थे, है ना, इन्हीं के स्टूडेंट थे, ठीक है। चलो अब बेटा जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद रुके नहीं, अगेन उनके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम थोड़ी नेगेटिवली चार्ज है। अगर उस पर चार्ज होता तो सारा के सारा जो मैटर हमारे आसपास है सब में चार्ज होता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैटर इज न्यूट्रल, इट मीन्स एटम इज न्यूट्रल। तो ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस कैसे हो रहा है इसके अंदर, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, प्रॉब्लम क्या है थॉमसन के सामने, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल, राइट, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो वेयर डज दिस पॉजिटिव चार्ज कमिंग फ्रॉम एंड हाउ इट इज बैलेंसिंग द नेगेटिव, करेक्ट। तो इसके लिए इन्होंने देखा इसको, वाटरमेलन को, इन्होंने जो मॉडल दिया वो वाटरमेलन से रिजेंबल करता है। भाई इन्होंने बोला जैसे वाटरमेलन में जो रेड वाला एडिबल पार्ट है ना, जैसे पूरे के पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड हो रखा है, ऐसे ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा स्प्रेड रहता है, और उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, वो इसके सीड की तरह ऐसे कहीं 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 स्कैटर होते हैं। समझ में आया? सो व्हाट ही गेव दिस वन, द पॉजिटिव चार्ज इज द होल रेड स्फेयर, द एडिबल पार्ट, एंड दिस सीड्स आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इसी को हम रेजिन पुडिंग मॉडल ही बोलते हैं, बट ऐसे पुडिंग में कहीं कहीं रेजिन पड़े रहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो कंपैरिजन कैसे हुआ, वाटरमेलन रेड पल्प जो एडिबल है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड ब्लैक सीड्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। दिस मॉडल इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर द प्लम्स और यू कैन से रेजिन्स एंड द पॉजिटिव स्फेयर इज द पुडिंग, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, सब नाम है इसके, ठीक है। चलो सो ही प्रपोज्ड व्हाट सॉल्यूशन, इसके बेस पे सॉल्यूशन क्या निकला भाई, द एटम इज द स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पूरा का पूरा जो स्फेयर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड दिस स्फेयर स्कैटर्ड थ्रू आउट, इलेक्ट्रॉन पूरे स्कैटर्ड हैं जैसे यहाँ पे सीड्स हैं उस तरह से, ठीक है। चलो आगे चले, नाउ क्या सिग्निफिकेंस था इस पूरे मॉडल का, बेटा यहां से दिस वाज द फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्टे बैलेंस इनसाइड द एटम। बेटा ये पूरा का पूरा जो मॉडल था ना वो गलत था, नथिंग इज करेक्ट हियर एक्सेप्ट यस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इनसाइड द एटम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, लेकिन जो ये मॉडल का अरेंजमेंट था ये पूरा गलत था। तो वो लोग पढ़ क्यों रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री में ना बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती है जो गलत होती हैं, बिकॉज इसके बेसिस पे फर्दर नेक्स्ट स्टेप जनरेट हुआ, जो एक्सपेरिमेंट जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको पहले टेस्ट किया, तब जाके उनको नई डिस्कवरीज के बारे में पता पड़ा, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलो तो भाई इन्होंने बताया कि ये वाटरमेलन मॉडल है तो इसकी टेस्टिंग शुरू होती है, और टेस्टिंग शुरू होती है इसकी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। किसने करा, इन 1911 ग्रेगियर एंड मैडसन वर्किंग अंडर द अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आ गए रदरफोर्ड पिक्चर में। रदरफोर्ड कौन है, जे थॉमसन के खुद ही के स्टूडेंट है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अंडर में जो उनके और उनके चेले थे, है ना, सो दे डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दी थॉमसन्स मॉडल। अब थॉमसन मॉडल की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। हुआ क्या, इस टेस्टिंग के लिए उन्होंने लिए गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों लिए गए बेटा, गोल्ड हाईली मैलिएबल मेटल, यू नो दैट मैलिएबल क्या होता है, जहां पे हम उसको हैमर करके बहुत पतली से पतली लेयर ऑफ शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, तो यहाँ पर हम सबसे थिनेस्ट लेयर अगर बात करें तो आप वो ले सकते हो गोल्ड फॉइल की, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या था, बहुत थिन लेयर चाहिए थी आपको एटम की। नेक्स्ट, दे एम्ड द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स,
यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज सुना होगा ना, है ना, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं ये। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स को चूज किया गया ना। अल्फा पार्टिकल की खास बात क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स सिंबल ये है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनका न्यूक्लियस हीलियम से मैच करता है। अब ये हीलियम अभी छोड़ दो, है ना, अभी बता रही हूँ, आगे जाके दोबारा मैं रिकॉल करवाऊंगी। सो हीलियम से मैच करता है, इनमें बहुत अच्छा मास होता है। सो 4 इज द मास। सो ये है आपका अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस से मैच करता है। सो 2 एंड इनके पास मास होता है, तो दैट इज 4 और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्यों लिए गए। अब क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है ना, और इनके पास थोड़ा बहुत मास भी है, तो क्या एक्सपेक्टेड होगा, अगर ये थॉमसन पुडिंग मॉडल को ध्यान में रख के ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या सोचेंगे कि जब हम ये अल्फा रेस को पास करेंगे तो थोड़ा बहुत इनको रिपल्शन मिलेगा हर जगह पर, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला, पूरा का पूरा एटम का स्फेयर ही पॉजिटिव चार्ज है। तो पूरा अगर स्फेयर ही पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डेविएशन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई देगा, है ना, रिपल्शन होगा, है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा लेकिन होगा। सो एक्सपेक्टेशन क्या थी, अल्फा पार्टिकल वुड ओनली फील अ वीक स्प्रेड आउट फोर्स एज दे विल पास थ्रू दिस एटम एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल शुड पास स्ट्रेट एंड some with most at most a slight deflection। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादातर सेम ही टाइप के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स में, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, हुआ क्या उसको देखते हैं। सो दीज आर दी गोल्ड फॉइल्स, राइट। इसमें जब बीम पास करी गई तो मैक्सिमम अल्फा रेज बिल्कुल सीधी निकल गई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई रिपल्शन नहीं हुआ, एज इट इज अपने पाथ पे चली गई है, राइट, जो कि अगेन सरप्राइजिंग था। थोड़ा बहुत तो रिपल्शन कुछ तो दिखना चाहिए था, नहीं हुआ, सीधी चली गई। नेक्स्ट क्या देखा, कुछ जो रेस थी वो कुछ एंगल के साथ डेविएट हुई, देखो कुछ बहुत बड़े एंगल के साथ भी डेविएट हुई, ये देखो ये इतना बड़ा एंगल है, कुछ थोड़े बहुत एंगल के साथ भी डेविएट हुई, क्लियर। सो डेविएशन देखा गया, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और थर्ड चीज जो कि मोस्ट सरप्राइजिंग है, दैट आउट ऑफ 10,000 लेट्स से 10,000 अल्फा रे अगर बॉम्बार्ड करवाई, तो उनमें से कोई एक जो थी वो बिल्कुल रीबाउंड हो गई। जैसे आप बॉल को वॉल पे फेंकते हो तो कैसे आपके हाथ में रीबाउंड हो जाती है ना, ऐसे। सो ये अल्फा रेज बहुत रेयर, 10,000 में से कोई एक जो थी वो बिल्कुल रीबाउंड हो गई। तो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था अगर एटम के अंदर, एटम जो है वो जे थॉमसन मॉडल से मैच करे तो, ठीक है। तो पहले एक बार ऑब्जर्वेशन देख लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट, some alpha particle were deflected at large angles, and third, a very small number were bounced back straight, है ना, प्रॉपर स्ट्रेट बैक हो गए। क्लियर, समझ में आया, चलो आगे चलें। सो दिस बेंडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, जो भी आपने लाइंस देखी जो कि बेंड हो रही थी, उसको क्या बोलेंगे हम, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रे, है ना, अल्फा रे सीधी नहीं जा रही, स्कैटर हो गई है। So the bending away from original path is called scattering. That is why this experiment is also known as alpha ray scattering experiment. बेटा इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, है ना। एक ही एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे नाम है, पता होने चाहिए, लॉजिकली पढ़ोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। नाउ दीज रिजल्ट्स वर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों थे, बिकॉज इफ चार्ज वर ट्रूली स्प्रेड आउट इवनली, अगर सब जगह चार्ज बराबर है जैसे कि थॉमसन ने प्रपोज किया, सो नो रीजन वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज द शार्प डिफ्लेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज तो इवन है ना, कहीं पर एक जगह कम एक जगह ज्यादा थोड़ी है। तो अगर इवन है तो ऐसा कोई रीजन तो होना ही नहीं चाहिए जो कि जिससे कि शार्प डिफ्लेक्शन हो जाए एकदम से, है ना। तो ये अपने आप में गलत हो गया। द फैक्ट दैट सम पार्टिकल्स डिड बाउंस बैक, कुछ पार्टिकल देखो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, इसका मतलब it sharply meant that they had encountered a concentrated strong positive charge। बाउंसिंग बैक कब होगी बेटा, जब सामने कोई ऐसे डट के खड़ा हो, स्ट्रॉन्ग, है ना। अल्फा पार्टिकल के पास मास है, तो जब तक उसके सामने उससे स्ट्रॉन्गर कोई मास ना हो, वो बाउंस बैक कैसे होगा, है ना। आप बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो दीवार क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो आपके बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन वहां पे अगर कर्टेन हो तो क्या बाउंस बैक होगी, नहीं होगी ना। सो दैट्स वाई इट शोज दैट यहां पर एक कोई कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज था बीच में, समझ में आया। नाउ
कंक्लूजन क्या निकला? दिस रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द थॉमसन्स पुडिंग मॉडल, और यहां पर वो हो गया नल एंड वॉइड। ठीक है, चलो अब बेटा एक्सप्लेनेशन तो चाहिए इसका, लेकिन ये तो गड़बड़, ये तो गलत हो गया, लेकिन अब ये हुआ क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन। सो यहां पर आते हैं रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड गेव हिज ओन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब क्या बताया इन्होंने? बेस्ड ऑन दिस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, रदरफोर्ड ड्रू 3 मेजर कंक्लूजन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या मेजर कंक्लूजन है बेटा? आपकी बुक में ना 2 में कंपाइल कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में 3 है। आज तक प्रीवियस जो क्लास के बच्चे थे, प्रीवियस आपके बैच वाले थे, वो 3 ही पढ़ते थे, और दैट इज द गुड वे टू स्टडी। ठीक है, अगर आपको अपने बुक को फॉलो करना, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। देखो, पहला, फर्स्ट हमने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने पहला अपने मॉडल में पहला पॉइंट दिया कि भाई एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है। इसका प्रूफ क्या? बिकॉज मैक्सिमम मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, है ना? ज्यादातर रेस बिल्कुल सीधी पास हो गई, सीधी पास हो गई मतलब खाली जगह है, सीधी सीधी निकल गई वो। ठीक है, नेक्स्ट वाला इन्होंने क्या दिया? द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द एटम। जो ये जे थॉमसन ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह स्प्रेड है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पक्का कहीं एक जगह पे इकट्ठा है, सब जगह स्प्रेड नहीं है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? रीजन बिकॉज ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। स्कैटरिंग हुई ना एंगल के साथ, कुछ एक एंगल के साथ, तो दोज अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए वो शो कर रहे हैं कि द पॉजिटिव चार्ज वाज ऑक्यूपाइड एट वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अगर बड़े एरिया में होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते, क्योंकि थोड़े ही हुए हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज एक थोड़े से एरिया में है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very very small volume within the atom। जो एक मेन मास है जिसने कि अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल ब्लॉक करके रिबाउंड कर दिया, वो जो कंसंट्रेटेड मास है along with the positive charge is there inside the atom at a very very small area। ठीक है, अब ये वाला क्यों? बिकॉज वो रिबाउंडिंग जो हुई थी उसकी वजह से। एविडेंस क्या है इसका? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक एट नियरली 180 डिग्री एंगल। सो दिस बाउंस बैक कुड ओनली बी हैपन बिकॉज अल्फा पार्टिकल हिट समथिंग एट लीस्ट हेवी एज और हेवियर देन इटसेल्फ। ये पॉसिबिलिटी कब होगी रिबाउंडिंग की? जब अल्फा पार्टिकल या तो अपने जितना या तो अपने से ज्यादा किसी हेवी चीज से टकराएंगे। समझ में आया? सो 3 पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पहला, maximum space is empty. Second, the positive charge is somewhere concentrated at a small area. Third, all the mass of the atom and the positive charge is there at the somewhere center of the atom. Clear? समझ में आ गया? चलो चलें आगे। Now, so this tiny dense positively charged region was named nucleus। इन्होंने इस पॉजिटिवली चार्ज छोटे से एरिया को बोला न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। न्यूक्लियस नाम इन्होंने दिया था। ठीक है, जैसे कैथोड रे में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उसको इलेक्ट्रॉन बोला जे थॉमसन ने, ऐसे ही ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज जो कि एक बहुत छोटे से एरिया में डेंसली पैक्ड हैं, इस पूरे एरिया को नाम दिया गया न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। ठीक है, चलें आगे। नाउ बेटा रदरफोर्ड आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑल्सो। अब इनको ये तो पता पड़ गया भाई अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है, अब उसको क्या बोला जाएगा, है ना? उसको नाम क्या दिया जाएगा? तो इन्होंने उसको डिस्कवर भी किया और उसको नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। ठीक है, आगे चले ना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन क्या है? कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, कितना था अभी पढ़ाया था मैंने, कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इन्होंने बोला कि प्रोटॉन पे भी सेम मैग्नीट्यूड होता है, यानी प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज होगा। तो अगर प्रोटॉन के लिए आप ये चार्ज लिख रहे हो तो इसके आगे आपको प्लस लगाना है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो तो इसके आगे माइनस लगाना है। ये प्लस और माइनस कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, इट इज जस्ट शोइंग दैट इट इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। समझ में आ गया? चलें आगे। So this was much heavier than the electron and yes बेटा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन बहुत का मास बहुत ज्यादा होता है। अब ये मास आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर
प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो पता तो होना चाहिए, है ना। तो बता देती हूँ, देखो बेटा यहाँ पर फिर से लिखो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये है इलेक्ट्रॉन। नंबर में डिफरेंस देख लो, ये -27 है, ये -31 है ना। सो ऑलमोस्ट 4 0 लेस, है ना। तो बहुत सिग्निफिकेंट होता है ये, इसीलिए बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कहीं पर भी मास की काउंटिंग होती है ना तो इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो जिसको ज्यादा लोड नहीं लेना, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए अभी, क्लियर। चलें आगे। नाउ बेटा फॉर एटम्स टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होगा। अब देखो, अब यहां से हम वैलिडेशन कर सकते हैं ना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। जे थॉमसन ने बताया कि नेगेटिवली चार्ज है अंदर, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन है अंदर न्यूक्लियस में, दोनों का बिल्कुल चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर न्यूट्रल एटम है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं। की फैक्टर है ये, आगे जाके पढ़ेंगे और, ठीक है। So this balances out this balance of equal positive and negative charge is why all the atoms are electrically neutral despite containing charge particle inside. एटम के अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, चार्ज पार्टिकल हैं लेकिन तब भी वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ हाउ स्मॉल इज द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बता तो दिया कि न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा है। कितना छोटा है बेटा, अगर इसको हम इमेजिन करें तो लेट्स से क्रिकेट ग्राउंड, और क्रिकेट ग्राउंड के बीच में अगर एक छोटा सा ग्रेन रख दो आप, तो दैट इज द कंपैरिजन। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस कंपैरिजन टू द एटम, ठीक है। देखो, सो रदरफोर्ड कैलकुलेटेड द साइज इन्वॉल्व्ड। डायमीटर ऑफ एटम कितना बता पड़ा? 10⁻⁻10 मीटर। एटम का डायमीटर इतना होता है। ये 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं पता है? एंगस्ट्रॉम। जैसे 10⁻⁻9, 10 अगर -9 है तो इसको नैनोमीटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना निकला? 10⁻15, इसको पिकोमीटर बोलते हैं। 10⁻15 मीटर को पिकोमीटर बोला जाता है ना। कितने का गैप है भाई? 5 zeros का। 1 लाख टाइम द न्यूक्लियस इज लेसर इन साइज देन द एटम। सोचो कितना छोटा है, क्लियर। सो दिस मीन्स दैट न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द एटम इटसेल्फ। कंक्लूजन क्या निकला? ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। इससे प्रूव होता है कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस तो खाली है। जो मेन जो डेंस एरिया है वो तो इतना सा है जो ये न्यूक्लियस वाला है ना, बाकी का सारा एरिया खाली है। सो विद अ टाइनी सुपर डेंस न्यूक्लियस एट द सेंटर कैरिंग द नियरली ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या क्या समझ में आया हमें? एटम के अंदर न्यूक्लियस जो कि उससे ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम छोटा होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है और वहां पर सारा का सारा मास होता है। बाहर का एरिया ऑलमोस्ट एम्प्टी, वहीं पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलें आगे। नाउ ये वाला स्ट्रक्चर दिया रदरफोर्ड ने। भाई रदरफोर्ड ने बोला कि अब ये अरेंजमेंट कैसे होगा ना, दिखाएंगे कैसे। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। सो हेंस रदरफोर्ड मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने प्लैनेट के मूवमेंट से कंपैरिजन किया था। समझ में आ गया? चलें आगे। नाउ think like a scientist. One question here. Observe figure 8.4 of the gold foil experiment. Okay, predict that observation you expect if gold foil in the experiment were made thicker. Also draw a simple diagram to show the observation you expect. Okay, बेटा शुरू में मैंने बताया था आपको गोल्ड फॉइल क्यों ली गई थी? बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। हम उसको बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं अगर थिन शीट की जगह थिक शीट हो, अभी हमने ये शीट ली, अगर थिक शीट होगी इसका मतलब उसके ऊपर लेयरिंग होगी ना, तो लेयरिंग होगी मान लो 1 more लेयर, फिर 1 more लेयर, ऐसे लेयर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? तो फिर इसके बाद जो रेज पास होंगे यहां से, है ना, एक मिनट, जो रेज पास होंगी अब वो ज्यादातर न्यूक्लियस को हिट नहीं करेंगी,
यस और नो? देखो जितने भी हम पास कर रहे हैं बहुत कम चांस है कि वो बिल्कुल सीधी चली जाए, वो कहीं ना कहीं किसी की तो एटम के न्यूक्लियस से टकराई जाएंगी। तो ज्यादातर आपको फिर डिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा। ये देखो यहीं पे यहाँ टच हो गया तो ये हो गया डिफ्लेक्शन, ये यहाँ टच हो गया तो रिबाउंड ही हो जाएगा, ये यहाँ जाके टच हुआ तो फिर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये फिर डिफ्लेक्शन, है ना। तो फिर जो रेज हमने देखी कि स्ट्रेट पास हो जा रही है वो वाला ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिलता, ज्यादातर फिर हमें डिफ्लेक्शन ही मिलता, क्योंकि न्यूक्लियस को हिट करने के चांसेस ज्यादा हो जाते ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो जाते। तो am I clear? So this will be the change in the observation. ठीक है, moving ahead now, ready to go beyond. क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, can you calculate how many atoms would be needed to make a sheet of paper that is 0.1 mm thick like the one of in your textbook? ओके उसके आगे पूरा आंसर भी दिया हुआ है। देखो इफ द डायमीटर ऑफ वन एटम इज कितना, डायमीटर ऑफ वन एटम कितना होता है 10 to the power -10 मीटर, राइट। शीट कितनी बताई है 0.1 mm। अब बेटा 1 mm में 10 to the power -3 मीटर होता है, तो 0.1 mm एक और पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो इसमें भी नंबर बढ़ेगा, तो 0.1 mm में हो जाएगा 10 to the power -4 मीटर, है ना। तो आपसे पूछा हुआ है कि कितने आपको एटम चाहिए होंगे, तो डिवाइड कर लो। तो अगर 10 to the power 4 -4 है, अब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 to the power -4 और +10, राइट। कितना आया 10 to the power 6, 10 to the power 6 एटम चाहिए आपको वो थिन शीट ऑफ पेपर बनाने के लिए, है ना। व्हाट इट शोज दिस दैट इज अबाउट 1 million एटम नीडेड टू बी स्टैक्ड टुगेदर. When these atoms come together, they form a solid material that we can see, we can touch. What feels like a simple sheet is actually made up of millions of atoms. Clear? बस ये बताया गया है आपको समझाने के लिए कि एटम कितना स्मॉल होता है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। चलें आगे। Now meet a scientist Ernest Rutherford, born in New Zealand, moved to Cambridge to work with J.J. Thomson. Later he is known as father of nuclear physics. Father of nuclear physics is Ernest Rutherford, पता होना चाहिए। Now he discovered the atomic nucleus, हमने पढ़ लिया उसके बारे में। He explained how some elements naturally break down, for which he got the Nobel Prize in 1908. सारे के सारे नोबेल प्राइज वाले ही हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े। चलो, so his portrait now appear on the New Zealand's $100 बैंक नोट। जैसे हमारे वहाँ महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट है, वैसे इनकी पोर्ट्रेट है वहां पर न्यूजीलैंड में, है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। चलो मूविंग अहेड नाउ, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। बेटा जैसे जे थॉमसन के मॉडल में हमने एक्सपेरिमेंट किया, पता पड़ा कि वो गलत है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या था? दैट मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बेटा एटम स्टेबल कैसे है इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब क्यों नहीं कर पा रहा था इस बात को समझते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन की तरफ चारों तरफ, वैसे ही न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसके चारों तरफ प्लैनेटरी मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बताया। अब थोड़ा फिजिक्स पे आ जाओ। हमने अभी क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जहां पर जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, पढ़ लिया था ना। तो यानी सर्कुलर मोशन में अगर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है, वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब जो भी पार्टिकल है उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी ना बेटा, एक्सेलरेट करने में एनर्जी जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। अगर धीरे धीरे खत्म होगी 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 तो ये धीरे धीरे नीचे आते 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 एनर्जी कम होते 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 लास्ट में न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा और एटम हो जाएगा खत्म, है ना। सो ये पॉइंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देखो सो रीजनिंग क्या है, क्यों स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई? बिकॉज an electron moving in a circular path around the nucleus is constantly changing direction, means it is in accelerating motion. Now according to the physics, an accelerating charged particle continuously loses the energy. अगर चार्ज पार्टिकल वो भी एक्सेलरेटिंग है तो भाई वो धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इफ इलेक्ट्रॉन केप्ट लूजिंग एनर्जी they would gradually spiral inward and eventually fall into the nucleus. If this really happened, then atoms would collapse. अगर ये सच में हो गया तो सारे के सारे एटम तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और एटम खत्म तो फिर तो मैटर भी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मैटर हमारे चारों तरफ स्टेबल है। ऐसा थोड़ी कि आज टेबल सामने रखी है 4 दिन बाद गायब हो जाएगी, नहीं होता ना।
एटम जो मैटर है वो स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये पिक्चर आपके बुक में दी हुई है ना। सो कंक्लूजन क्या निकला भाई, रदरफोर्ड्स मॉडल वाज इनकम्प्लीट। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी इस मॉडल में, क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो फिर अब किसने बताया, इसका सॉल्यूशन किसने ढूंढा? यहां पर नेक्स्ट आते हैं पिक्चर में बोर्स मॉडल ऑफ एटम, है ना। देखो पढ़ो इनके बारे में। In 1913, Neil Bohr proposed a new model to solve the exact problem Rutherford model couldn't explain, that is atomic stability. इन्होंने मैक्सिमम चीजें रदरफोर्ड की ली। इन्होंने भी यही बोला कि भाई हाँ, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके अंदर मास है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या पर्टिकुलर एनर्जी शेल में है। देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी शेल होते हैं, राइट। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक एलोकेटेड एनर्जी शेल होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल में रहेगा तब तक ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना तो वो एनर्जी गेन करेगा। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, इन्हें प्लैनेटरी मोशन घूम रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पाथ में घूमेंगे, अपने ऑर्बिट में घूमेंगे, वहां पर एनर्जी कहीं पर भी रिलीज नहीं होगी या तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। ये बात बोर ने बोली। समझ में आया? देखो सो की प्रपोजल क्या था? इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं उनमें ये घूमते हैं, और इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, या तो शेल बोलते हैं, या तो स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट क्या होगी? जो भी उसका एलोकेटेड शेल या ऑर्बिट होगा। समझ में आया इतना? नाउ ईच शेल हैज अ डेफिनेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। न्यूक्लियस के सबसे पास जो है उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, उससे ज्यादा फिर नेक्स्ट की होगी, उससे ज्यादा नेक्स्ट की, फिर उससे ज्यादा नेक्स्ट की। ठीक है, अब क्या इनका कोई नाम है? यस, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है दिस इज नोन एज के शेल, उसके नेक्स्ट वाला एल, उसके नेक्स्ट वाला एम, उसके नेक्स्ट वाला एन, के एलिमेंट शेल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे एबीसीडी पढ़ी है तो इन्होंने के एलिमेंट से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, सो दीज शेल्स आर लेबल्ड के एलिमेंट और नंबर 1 2 3। के का नंबर कितना है? 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चलें आगे। नाउ कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई कि भाई के एलिमेंट नाम क्यों रखा? एबीसीडी भी तो रख सकते थे, है ना बेटा। इसके पीछे रीजन है, थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में दिया हुआ है। Why are Bohr's shell called K element, not A, B, C, D? Reason: the naming came from the early X-ray experiments done by physicist Charles Bakla. इन्होंने जो एक्सरे को ऑब्जर्व किया था फर्स्ट लाइन, उसको नाम दिया K। उन्होंने ये छोड़ दिया रूम थोड़ा सा कि हो सकता है इसके बाद और भी डिस्कवरी हो, है ना, तो फिर नाम खत्म हो जाएंगे, तो उससे पहले उन्होंने K से स्टार्ट करा। So he didn't started naming from A to leave the room for possible discovery of a series अर्लियर देन द के सीरीज। जो के सीरीज उनको मिली, हो सकता है उससे पहले और कुछ सीरीज मिल जाए उनको, तो उन्होंने थोड़ा रूम छोड़ने के लिए के से स्टार्ट किया। ऑल दो नन वर एवर फाउंड। अब बोर ने वही कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम के। क्लियर? सो के एलिमेंट शेल। चलो मूविंग अहेड। नाउ बेटा रूल्स क्या है? अब इसमें रूल्स ऐसे ही थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी किसी भी एनर्जी शेल में डाल दो, इसके लिए रूल्स हैं फिक्स्ड। देखो, electrons stay only in allowed shell, never in between them. Let's say this is the nucleus, ये है एनर्जी शेल K, ये उसके बाद L and so on M। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर शेल में होंगे, यहां पर इनके बीच की जो स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो they can never be found in between. While moving in fixed shell, an electron does not lose energy. This is the key idea that finally explains the atomic stability. जब तक अपने शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सबसे कम एनर्जी किसकी बताई मैंने? के की। उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम, फिर एन। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर को आते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी शेल की। ठीक है, सो लोएस्ट एनर्जी के की है
और उसके बाद नेक्स्ट एल की होगी एंड सो ऑन. An electron can jump to another shell only by absorbing or releasing the fixed exact amount of energy. बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है ना, अभी ये K शेल है, L शेल है. अब L से ज्यादा एनर्जी किसके पास है? M शेल में. तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर M में जंप करना है तो इसको ये जितनी एनर्जी इसकी एक्स्ट्रा है ना, उतना एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके ये ऊपर जंप कर पाएगा. समझ में आया? ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो नीचे जाना है, के शेल में जाना है, मान लो अगर जाना है तो कैसे जाएगा? अभी इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तभी तो ये इस एल शेल में है. उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ये लूज कर देगा, तब जाके ये नीचे वाले शेल में जा सकता है. समझ में आया? सो जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में है, नो गिव एंड टेक, भाई वो रेस्ट पे है, ना एनर्जी वो दे रहा है ना वो लूज कर रहा है. जैसे ही वो अपने शेल को छोड़ के ऊपर वाले शेल में जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. जब वो नीचे वाले शेल में जाएगा तो उसको लूज करनी पड़ेगी. ये यहाँ पर बताया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, ईच शेल कैन होल्ड ओनली अ लिमिटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हर शेल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब उसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके. ठीक है. मूविंग अहेड, नाउ हियर वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन. In Bohr's model, electrons still move in circular path around the nucleus, just like in Rutherford's model. So why don't they lose energy and spiral into the nucleus this time? बेटा बोर के मॉडल में भी और रदरफोर्ड मॉडल में, दोनों में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं. लेकिन बोर के मॉडल में वो एनर्जी क्यों नहीं लूज कर रहे? बिकॉज बोर ने जो पोस्टुलेट दिया था उसमें बताया गया है कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा एनर्जी लॉस नहीं होगी. ठीक है. देखो आंसर कैसे लिखोगे? He introduced the concept of stationary state. क्या है वो stationary state? A special orbit where electrons energy remains constant even though it is continuously moving. अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता रहेगा. जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा, मीन स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, तब तक वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा. ठीक है. अब बेटा ये जो थी वो पोस्टुलेट है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था इसके बेसिस पे, है ना. दिस वाज जस्ट एन अजम्पशन, लेकिन ये काम कर गया. But it worked and it matches the real experimental observations later on. ठीक है. So here result क्या निकला? Bohr model successfully explained why atom do not collapse, solving the major flaw in the Rutherford's model. ठीक है. चलें आगे. Let's meet the scientist here. Niels Bohr was a professor of physics at Copenhagen University in Denmark. He was curious about how atom exist because the old model जो कि रदरफोर्ड का था could not explain why electrons stay around the nucleus without collapsing. है ना. ये पहले वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. So his explanation of the atomic structure provided the clarity. So Niels Bohr received the Nobel Prize for this in 1922. मैंने बताया ना सारे के सारे नोबेल प्राइज वाले हैं. चलो चलते हैं आगे. नाउ अब आ जाते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे. देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया. ये भी पता पड़ गया कि क्यों एक एटम न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट है. तो कैंसिल कर लेते हैं. राइट. प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं हुई बेटा. यहां पर आगे जाके पता पड़ा कि जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर 2 प्रोटॉन भी होंगे. तो 2 प्रोटॉन का जो मास है उतना मास नहीं है उस एटम का, उससे ज्यादा है. राइट. जैसे सपोज करो किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके पास प्रोटॉन भी 4 होंगे. तो 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट जितना मास होना चाहिए उससे ज्यादा उसका मास दिख रहा है. कहां से आया? फ्रॉम वेयर दैट एक्स्ट्रा मास इज कमिंग. इसके फाइंडिंग, इसके लिए काम शुरू हुआ और यहां मिला फिर आपको न्यूट्रॉन. ठीक है. किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक. देखो इन 1932 दिस पजल वाज सॉल्व्ड बाय जेम्स चैडविक. कौन सी पजल? जो ये एक्स्ट्रा मास मिल रहा था उसकी. ठीक है. अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड. सारी चेन बनी हुई है. जे थॉमसन के स्टूडेंट आपके रदरफोर्ड के स्टूडेंट ये आ गए जेम्स चैडविक. ठीक है. सो ही डिस्कवर्ड अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल. मास वाज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. जितना प्रोटॉन का मास होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का मास भी होता है. बट इट इज हैविंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज. इट इज कंप्लीटली न्यूट्रल. इसमें कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. सो बेसिकली एटम के अंदर मिल गए आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल. एक था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक है पॉजिटिव प्रोटॉन और एक है ये न्यूट्रॉन. राइट. तो जिसपे कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास है. दिस पार्टिकल वाज नेम्ड न्यूट्रॉन एंड सिंबल इज N. ठीक है. चलें आगे. नाउ की फैक्ट अबाउट द न्यूट्रॉन्स. फर्स्ट,
इट इज फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर उसको छोड़ दो, हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में होता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है ये? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि जो सारा का सारा मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में ही होता है ना, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। सो दैट्स व्हाई द मास ऑफ एटम इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बताया था मैंने, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो जितना भी अगर एटम का मास है, हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, जो कि टाइटली पैक्ड किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, दिस फाइनली एक्सप्लेन्ड व्हाई एटम्स आर हेवियर देन व्हाट देयर प्रोटॉन काउंट अलोन वुड सजेस्ट। इससे बता पड़ा कि जितने प्रोटॉन होने चाहिए उससे ज्यादा उनका मास क्यों दिख रहा है आपको, एटम का मास क्यों मिल रहा है। ठीक है, सो नाउ मीट अ साइंटिस्ट, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जेम्स चैडविक, वर्किंग अंडर रदरफोर्ड एट फेमस कैवेंडिश लैबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। Now, he solved this key puzzle, means discovery of neutron in 1932, जिसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1935 में। ठीक है, और बेटा ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क था। You know why? Because this transformed the research, enabling the scientists to probe nuclear secrets and spark the chain of discoveries and understanding the harnessing the atomic energy. तो अभी हम जो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सुना होगा आपने, है ना, जो यूरेनियम में होता है, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं सब कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, रेडी टू गो बियॉन्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ओपनड अ न्यू एरा इन एटॉमिक फिजिक्स। न्यूट्रॉन बीइंग अनचार्ज्ड कैन इजीली पेनिट्रेट न्यूक्लियाई लीडिंग टू द ब्रेक थ्रू सच एज द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड द स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स। क्या खास बात है इसमें? क्या पढ़ा हमने ये सारा? बेटा न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल होते हैं तो वो किसी भी एटम के अंदर बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा सकते हैं, है ना, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा। तो दैट्स व्हाई इट कैन पेनिट्रेट इजीली एंड गो टू द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई पे जाके वो उसको ब्रेक कर सकता है। जब ब्रेक कर सकता है तो हो गया यहाँ पे क्या? आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की स्टार्टिंग। ठीक है, तो कई सारे जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जो स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम होती है, सब इसी की वजह से होती है। Correct? So this gave the birth of atomic age, allowing the development of both nuclear power and the nuclear weapons. हमारी कंट्री, जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है ना, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, कहीं ना कहीं ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस न्यूट्रॉन। ठीक है, चलें आगे। नाउ इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई लीड्स एडवांस्ड न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है यहाँ पर? ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है यूजिंग द रिएक्टर्स सच एज ध्रुव। रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुवा। ठीक है, दिस हैज रिवील्ड की इनसाइट इनटू मटेरियल्स लाइक सुपरकंडक्टर्स, बैटरी इलेक्ट्रोड्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स हेल्पिंग डेवलप बेटर मेडिसिन, एनर्जी स्टोरेज एंड इंडस्ट्रियल एलॉय। यहाँ पे पूरे कंटेक्स्ट में आपको याद क्या करना है? सिर्फ आपको याद करना है कि ध्रुवा क्या है। ठीक है, हियर इट इज द मेन न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, चलें आगे। हमने क्या पढ़ा? एक बार फटाफट से क्विक समरी देख लेते हैं यहाँ पर। वी गॉट टू नो 3 पार्टिकल्स आर देयर इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज -1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होगा। ये होता कहाँ है? अराउंड द न्यूक्लियस। किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट आ जाओ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 प्रोटॉन पे +1 चार्ज होगा। मिलता कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस। किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, लास्ट आ जाओ न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, 0। कहाँ मिलेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। समझ में आ गया? चलो, these all 3 particles together make up the complete structure of atom। ये है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर है P and N, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाहर ये जो घूम रहे हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो सारे क्या हैं? वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय 1869 साइंटिस्ट न्यू अबाउट 69 एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ देम वर फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ। लेकिन आज के टाइम पे हम कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं? वी नो ऑलमोस्ट अबाउट 118 एलिमेंट, जिसमें से 94 आर नेचुरल एंड रेस्ट ऑल आर आर्टिफिशियली मेड। ठीक है, चलें आगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने जर्नी को स्टार्ट किया था जॉन डाल्टन से,
जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें एक एटॉमिक थ्योरी दी थी और वहां पर बताया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, है ना। जो की पॉइंट था वो था एटम्स आर इनडिविजिबल। हम इसे बिलीव करते रहे कब तक, जब तक रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी नहीं हुई। रेडियो एक्टिविटी आते ही पता पड़ गया कि भाई एटम के अंदर कुछ तो है ना। तो इसके बाद सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, दैट वाज इलेक्ट्रॉन। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया था जिसको कि हमने प्लम पुडिंग मॉडल बोला, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। इसको चेक किसने किया, रदरफोर्ड ने, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। जब चेक हुआ तो पता पड़ गया कि भाई ये फेल है, तो अब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया यहाँ पर, है ना। और उसके बाद रदरफोर्ड ने इसके अलावा क्या किया था, एटॉमिक मॉडल के अलावा और क्या दिया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो, राइट। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल कौन सा आया, दिस इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। और एट लास्ट यहाँ पर डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की, जो कि जेम्स चार्टकी ने करी थी, ठीक है। सो दीज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और यहां पर है ये 3 आपकी मेन एटॉमिक थ्योरीज जो आपको याद करनी है चैप्टर के लिए। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। चलो, अब क्या इतने ही एटॉमिक मॉडल्स हैं, इसके अलावा कोई दूसरा एटॉमिक मॉडल नहीं है क्या? बेटा है। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसमें भी कई सारे फ्लॉज हैं। अब उसका करेक्शन आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे जब आप क्वांटम मॉडल ऑफ एटम्स पढ़ोगे, ठीक है। चलो, अभी के लिए हम जितनी भी आगे एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे होगा, क्लियर। चलो, सो मूविंग अहेड नाउ अगेन जॉन डाल्टन। बोलोगे मैम जॉन डाल्टन तो पढ़ा लिया, अब क्यों दोबारा पढ़ा रहे हो? बेटा अब हम एटम्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो एटम्स के सिंबल सबसे पहले किसने दिए, जॉन डाल्टन ने। पिक्टोरियल सिंबल्स दिए, यानी पिक्चर बेस्ड सिंबल्स दिए, ठीक है। सो इन 1803 he introduced the first attempt of pictorial symbols, right? जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट होते होंगे उनका पिक्चर बेस्ड सिंबल दिए इन्होंने। अब क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आ भी सकते हैं, बहुत इजी तरीका याद करने का। देखो, सर्कल बनाओ, उसके अंदर डॉट हाइड्रोजन, सर्कल बनाओ, उसको शेड कर लो, पेंसिल से शेड कर लेना, थोड़ा काला सा हो जाएगा तो कार्बन। अगर सर्कल बनाओ, कुछ मत बनाओ अंदर, ओ दिस इज ऑक्सीजन, है ना। अब इसके बाद सर्कल के अंदर लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे हम। आई लिख लो, आयरन हो जाएगा। आप यहाँ पे एस लिख लो, सिल्वर हो जाएगा। आप यहाँ पर सी लिख लो, कॉपर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम गोल्ड लिख लेंगे तो जी लिख लो, गोल्ड हो गया। अब गोल्ड थोड़ा शाइनी होता है ना, तो ऐसे सन रेज टाइप बना लो कोने कोने पे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप इस तरह के ड्रॉप बना लो तो ये हो जाएगा आपका मर्क्यूरी, ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं जो कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकते हैं। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से ट्राइंगल बना लो तो ये है आपका फॉस्फोरस, और एट लास्ट प्लस का साइन बना लो तो ये है सल्फर। दैट्स इट, हो गए। देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड। अच्छा, लेड रह गया हमारा यहाँ पर, है ना। अगर आप सर्कल के अंदर एल लिख लो तो लेड हो जाएगा। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्क्यूरी, ठीक है। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, क्योंकि पिक्चर कब तक याद करेंगे? अभी देखो इतने पिक्चर बनाने में भी, है ना, डिफिकल्ट लगेगा आपको। सो दिस वाज नॉट सक्सेसफुल हियर। दीज पिक्टोरियल सिंबल वर हार्ड टू ड्रॉ, रिमेंबर एंड स्टैंडर्डाइज एज मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उस टाइम पे तो थोड़े ही थे तो चल रहा था काम, अब धीरे धीरे और डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो कब तक हम याद करते रहेंगे पिक्चर्स को, है ना। तो उतना सक्सेसफुल ये नहीं रहा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बर्ज़ेलियस, हु गेव अस द मॉडर्न केमिकल सिंबल्स दैट वी आर यूजिंग टुडे आल्सो। नाउ व्हाट ही प्रपोज्ड, he proposed that the symbol should be based on the letters from the elements name. जो भी एलिमेंट का नाम है उसी में से लेटर को हम निकाल के सिंबल बना सकते हैं, राइट। दिस गेव राइज टू द अल्फाबेटिक केमिकल सिंबल्स। तो इससे पहले जो हम पिक्टोरियल सिंबल्स यूज कर रहे थे उसकी जगह अब क्या आ गए पिक्चर में, हमारे अल्फाबेटिकल सिंबल्स, ठीक है। एंड टुडे द IUPAC फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये एक इंटरनेशनल आपकी साइंटिफिक बॉडी है which officially approves all the elements name and symbols ensuring everyone worldwide uses the same system, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सिंबल हमारे ऑफिशियली यहाँ पर रिकॉग्नाइज होते हैं उसको हर कंट्री में एज इट इज यूज किया जाता है, भले ही वो इंडिया हो, जापान हो, ब्राजील हो, एवरीवेयर सोडियम का मतलब भाई Na होगा, करेक्ट। इससे क्या हुआ, इससे सिमेट्री आ गई, इससे हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। So this allow clear universal communication in science, no confusion, no translation is required, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल सिंबल्स। अब पता तो पड़ गया कि भाई हमें यहाँ पर अल्फाबेटिकल सिंबल लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले सबसे सिंपल रूल, ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सिंबल है या तो जो उनका नाम है उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स, राइट। देखो सिंबल्स विच आर सिंपली द फर्स्ट लेटर। अब इसका एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर का हाइड्रोजन सबसे पहले है ना, सबसे इजी एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है ना, और क्या है, फ्लोरीन है, राइट। उसके अलावा और कोई है क्या, यस फॉस्फोरस है, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट हो सकता है या फिर फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम, या तो फर्स्ट 2 लेटर भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा और क्या हो सकता है, आर्गन। आर्गन में AR आता है, स्पेलिंग भी उसकी AR से ही है ना, फर्स्ट 2 लेटर यार AR। उसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ। इसके अलावा है आपके पास हीलियम, अगेन फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या आता है, फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल, द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। अगर देखो एक ही लेटर का आपका सिंबल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट विल बी कैपिटल। लेकिन अगर 2 हैं तो हमेशा फर्स्ट वाला कैपिटल आएगा, नेक्स्ट वाला स्मॉल आएगा। देखो CO, C कैपिटल O स्मॉल, दिस इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। लेकिन यहीं पर अगर आपने CO कर दिया तो फिर ये 2 अलग अलग एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कंबाइंड है, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इतना फर्क पड़ जाता है जरा सा सिंबल अगर यहां से वहां हो जाए। So that's why you should know this. The second letter is always small. Clear? Next आ जाते हैं. Some symbols use the first letter and a different letter from the name that is not the second letter. बेटा कई सारे सिंबल आपको ऐसे मिलेंगे जहां 2 लेटर्स तो हैं, लेकिन जो सेकेंड वाला लेटर है वो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर नहीं है। मीन्स फर्स्ट लेटर के बाद जो सेकेंड लेटर है वो नहीं होगा, थर्ड या फोर्थ होगा। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन में देखो C के बाद क्या आ रहा है, H, लेकिन H नहीं है सिंबल में, Cl है, H साइलेंट भी होता है ना, CH। जिंक देखो Zn, अगेन बहुत सारे इसमें भी आपको मिल जाएंगे, पढ़ेंगे आगे धीरे, ठीक है। अभी पहले रूल समझ लो। सम सिंबल्स कम फ्रॉम द एलिमेंट्स लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सोडियम। सोडियम S से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सिंबल क्या होता है, Na। वाई, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज नटेरियम। ऐसे ही पोटेशियम इज K बिकॉज ऑफ कैलियम, राइट। और भी एग्जाम्पल देखो, आयरन, आयरन इज Fe, वाई, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज फेरम। मर्क्यूरी दैट इज Hg, क्यों, क्योंकि इसका ग्रीक नेम क्या है, हाइड्रारगाइरोस, हाइड्रारगाइरोस। टंगस्टन W, क्यों, क्योंकि इसका जर्मन नेम है वुल्फाम, ठीक है। तो कई बार हम इन जो डिफरेंट लैंग्वेज के नेम है उनसे भी लेटर्स को ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलें। नाउ हियर दिस टेबल व्हिच इज गिविंग यू द प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद द सेम लेटर। सेम लेटर से देखो A एल्यूमिनियम, A आर्गन, दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, सिंबल में डिफरेंस है, ये Al है, ये Ar है। ऐसे B के यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, बेरियम, बोरॉन एंड ब्रोमीन। बेरियम इज Ba, बोरॉन इज B, एंड अगर ब्रोमीन है तो Br, सिंबल डिफरेंस, राइट। ऐसे C के देखो, C के तो बहुत सारे, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर। तो कैल्शियम Ca, कार्बन C, इसके बाद क्लोरीन Cl, कोबाल्ट इज CO, कॉपर इज Cu, पता है ना। सो दिस वे यू कैन कंपेयर हियर, अंडरस्टूड। चलें आगे। नाउ कमिंग फॉर एटॉमिक नंबर। बेटा जैसे हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है, राइट, ऐसे ही हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। एग्जाम में सिर्फ Z लिख के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पता होना चाहिए Z, कैपिटल Z इज द सिंबल फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, अंडरस्टूड। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, मैम सिर्फ प्रोटॉन में ही क्यों, जितने प्रोटॉन, अगर एक न्यूट्रल एटम है ना, अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं ना, तो फिर हमने सिर्फ प्रोटॉन के बेसिस पे क्यों बोला, ये कोई बता सकता है इसका आंसर। बेटा एक्चुअल में जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकलना बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है। सो प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड रहते हैं एटम में, सो दैट डिसाइड्स द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक चलता रहता है, कभी इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं कभी आ भी सकते हैं, डिपेंडिंग कि एटम का कैसा नेचर है, राइट। सो दैट इज नॉट द फिक्स्ड थिंग।
इसीलिए हम प्रोटॉन के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को बताते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है तो उस टाइम पे जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इट मींस वही उसका एटॉमिक नंबर। समझ में आया? चलो, सो एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स केमिकल बिहेवियर। हियर इफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या बताया मैंने, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, जो कि इक्वल किसके होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्लियर? सो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, उसका आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो समझ जाओ कि उतना ही प्रोटॉन भी हो गया और वही उसका सीधे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर भी हो गया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन ये तो बता दिया मैंने। देखो हाइड्रोजन, एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, ऐसे भी और भी पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, नाउ मास नंबर। अब बेटा एटम का मास भी तो है ना, अब एटम का मास कितना है, दैट इज द मास नंबर डिनोटेड बाय ए। ये कैसे डिसाइड करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय ए। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनमें से इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो ऑब्वियसली मास किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं आपको, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, है ना। पिक्चर फॉर्म में अगर देखा जाए, बड़ा अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका पीस ऑफ लिथियम मेटल। अब उसके अंदर अगर आप देखने जाओगे माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारे लिथियम एटम्स दिखेंगे, उसको भी अगर तोड़ लो अंदर तो उसके न्यूक्लियस में आपको ये मिल रहे हैं, क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दीज टू आर डिसाइडिंग द मास ऑफ दिस लिथियम मेटल। ठीक है, चलो, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियंस। Since a neutron's mass is almost equals to proton's mass, the mass number gives a good estimate of the atom's total mass, है ना। अगर इन दोनों का मास हमें पता पड़ जाए कितनी क्वांटिटी है अंदर न्यूक्लियस के, तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इग्नोर्ड इन द मास नंबर बिकॉज देयर मास इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलें आगे। नाउ स्टैंडर्ड नोशन ऑफ एन एटम। अब बेटा इसको लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, आपको पहले सिंबल पता होना चाहिए जिस एलिमेंट की बात हो रही है। उसके बाद सिंबल के बेस में यहां पर आप लिखोगे Z, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाता है A, दैट इज इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर सिंबल की जगह पर हम कोई मान लो रैंडम X ले लें तो यहां पर आ जाएगा आपका Z और यहां पर आ जाएगा आपका A। दिस इज द हाउ यू कैन डिनोट। ठीक है, क्वेश्चन करके देखें तब समझ में आएगा। देखो, एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 क्या मिल गया आपको, सीधे सीधे यहां पर आपको मिल गया Z, एटॉमिक नंबर 13। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो 13। और क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं बताया हुआ है कि ये चार्ज पार्टिकल है, अगर नहीं बताया तो इसका मान के चलते हैं कि भाई न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटीन, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दिया हुआ है 13। एंड मास नंबर इज 27। मास नंबर कितना दिया हुआ है, 27। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए, अब न्यूट्रॉन भी देख लो। सो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, N प्लस P, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो और क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू दैट इज मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है 27, प्रोटॉन कितना था 13, तो कितना आ गया, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू आपके पास मिल गया यहां पर 14। आंसर समझ में आया। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, बेटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को तब ये समझ में आते हैं, इन्हें तो थ्योरी पढ़ते रह जाओगे। देखो, an atom in its neutral state has 12 electrons, its nucleus contain an equal number of protons and neutrons, find its atomic number and mass number। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ था, यहां पे आपसे पूछा हुआ है, तो बिल्कुल अपोजिट है। कैसे करेंगे देखो, पहला हिंट क्या है, एटम एट न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट है तो न्यूट्रल स्टेट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम हो गए।
और वो कितने हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 12। सो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। आपसे पूछा है एटॉमिक नंबर, सो Z दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 12। आपसे पूछा है मास नंबर दैट इज A, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो 12 प्लस 12 यू विल गेट 24। दिस इज द आंसर। इजी, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ 1 to 20 एलिमेंट्स। बेटा आपने एटम्स के बारे में समझ लिया, उनके सिंबल्स समझ लिए, सबका एटॉमिक नंबर होता है पता पड़ गया। अब आपको एटॉमिक नंबर सीक्वेंस से याद भी करने हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के। 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर सब याद होना चाहिए। अब याद होगा कैसे? डोंट वरी, आई एम देयर। बेटा एक बहुत ही कैची सा सॉन्ग बना रखा है मैंने, आई हैव कंपोज्ड इट, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इट एंड इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स एंजॉय दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर ना सोडा मांग आलसी पैसे केयर पीके करेगा। है ना कैची सा, इजी वन। बट इसके अलावा आपको हीना, लीना, बीना बहुत सारे मिल जाएंगे। अदर नेमोनिक्स आर ऑल्सो देयर। अगर आपको वो इजी लग रहे तो आप उससे पढ़ लो, अदरवाइज दिस इज द इजीएस्ट वन। एक बार ये गाना मुंह पे चढ़ जाएगा ना, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? देखो अब ज्यादा लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इसका, इट्स जस्ट अ नेमोनिक। देखो हमने क्या बोला, हा हा ही ली बी, बी सी इज बी एंड सी, नो इज एन ओ, बी सी नो, फिर ना सोडा, सोडा हम यहां लिखेंगे, सो फिर ना सोडा मांग आल सी पैसे क्लेयर पीके करेगा, सो करेगा। These are the mnemonics। आप सिंबल देखो, हाइड्रोजन, हा इज हाइड्रोजन, ही इज हीलियम, ली इज लीथियम, Be इज बेरिलियम इटसेल्फ। नाउ BC में B इज कार्बन, B इज बोरॉन एंड C इज कार्बन। नो में N इज नाइट्रोजन, O इज ऑक्सीजन, फिर में F इज फ्लोरीन, ना में N इज नियॉन, हियर दिस इज नियॉन। नेक्स्ट सोडा इज सोडियम, सो सिंबल विल बी Na। मांग इज मैग्नीशियम, Mg। आल C, आल इज एल्यूमिनियम, Si is silicon itself। पैसे में P is phosphorus, S is sulfur, clear, so Cl is chlorine, Ar is argon itself। Pk में जो K है, Pk है ना, so K is here, that is potassium, and this करेगा is Ca, that is calcium। ठीक है? So these are the 1 to 20 elements इन सीक्वेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। अगर नंबरिंग कर लो तो 1 से लेके 20 तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है? इतने इजीली ये फिंगर टिप्स में होने भी चाहिए। अब बेटा नेमोनिक्स याद करके भूल मत जाना। उसके बाद इसका एक प्रिंट आउट लो, अपने आसपास जहां पे आप ज्यादा देखते हो वहां पे चिपकाओ, कुछ ही दिनों में याद हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ बोर बरी रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैंने आपको जब हम बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे वहां बताया था कि हर शेल में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक सीक्वेंस से उनकी फिलिंग होती है ना? अब वो कैसे डिसाइड होता है? इससे बोर बरी रूल्स के साथ, ठीक है? क्या है ये रूल्स? लेट्स फाइंड इट आउट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, शेल तो पता है ना, K शेल की बात हो रही है, तो किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये डिसाइड होता है इस फॉर्मूले से, 2n का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ शेल। जैसे K शेल, उसका नंबर कितना होता है? 1, L का 2, M का 3, ऐसे, है ना? तो n की जगह आपको वो नंबर लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपको उसमें कितने, उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वो पता पड़ जाएगा। देखो करके दिया हुआ है, K शेल, इसका नंबर होता है 1, सो फॉर्मूले में रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। ऐसे ही आप L का देखो तो नंबर हो गया इसका 2, फॉर्मूले में रख लो, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? ऐसे ही अगर आप M का निकाल लो, सो N का नंबर हो गया 3, सो 2
इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हर शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। कैसे पता पड़ता है? 2n का स्क्वायर, MCQ का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितने हो सकते हैं? नो मैटर हाउ लार्ज इज द एटम, द आउटर मोस्ट शेल कैन नेवर होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट द के शेल। अगर के शेल को छोड़ दो बेटा, के शेल की तो कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, 2 से ज्यादा उसमें आ ही नहीं सकते, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो रूल चला ही गया है ना। तो अगर के शेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी शेल हैं सभी में आउटर मोस्ट अगर आपका शेल है तो इट कैन नेवर होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आधे बच्चों का दिमाग यहीं पर फ्यूज हो गया होगा, बोल रहे होंगे मैम ऊपर आपने बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अब आप बोल रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, क्या पजल बता रहे हो ये? बेटा यहां पर ध्यान देना है आपको आउटर मोस्ट वर्ड पे। जब तक शेल आउटर मोस्ट है तब तक उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैपेसिटी। उसमें 18 की कैपेसिटी है, जितने की भी कैपेसिटी है, अगर वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 ही आएंगे। ठीक है, तो फिर बाकी कैसे फिल होते हैं देखो समझाती हूँ। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये के शेल, ये आपका एल शेल, ये आपका एम शेल। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बना रही मैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, है ना। चलो बना ही देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 8 के बाद नेक्स्ट फिलिंग एम की होगी, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 एंड 8। अब एम में अभी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अकॉर्डिंग टू रूल अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कितने की है? 18 की है, लेकिन अभी इसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो फिर कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट फिलिंग होगी एन शेल की। यस, अब इसके बाद थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएंगे एन शेल में, जिससे कि अब एम शेल जो है अंदर वाला, ये एम वाला जो शेल है, अब वो आउटर मोस्ट नहीं रह गया है, अब उसके बाहर दूसरा शेल आ गया ना, अब थोड़ी वो आउटर मोस्ट है, अब भरो तुम इसमें इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद जितनी भी इसकी कैपेसिटी है वो आप यहां पर फिल कर सकते हो। समझ में आया? सो जब तक आउटर मोस्ट है तब तक 8 ही आएंगे, उसके बाद जब उसके बाहर एक और शेल आ जाए फिर उसमें उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भरा जा सकता है। समझ में आया? नाउ ये जो फिलिंग होती है ये होती है ऑफ पाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब मैं अभी उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि वो क्वांटम मॉडल के बेसिस पे है, 11th क्लास से पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना काफी है। ये मैंने मेन जो कंफ्यूजन होता है वो दूर कर दिया है। कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन तब भी 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग ऑर्डर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन फिल्स द शेल स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक दैट इज द के। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी? के की। उसके बाद तो पहले के में ही फिल होंगे, के की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, 2 की कैपेसिटी है पूरी फुल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एल, एल में 8 की ही कैपेसिटी है और 8 ही आ सकते हैं, तो 8 इसमें आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर एम भरा जाएगा। सो एनर्जी शेल के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर फिलिंग होती है। सो इट रीचेज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी 2n का स्क्वायर, तब तक फिलिंग होगी, या फिर इट रीचेज 8 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल बीइंग द आउटर मोस्ट, तब तक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एनर्जी शेल यहाँ पे फिलिंग होती है। ठीक है, अब ये सारे के सारे रूल्स हैं, भर के देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, है ना। सो लेट्स से सोडियम, है ना, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। सो अगर इसके लिए आपको एनर्जी शेल डायग्राम बनाना है, मैंने क्या बोला? एनर्जी शेल डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे? न्यूक्लियस बनाओगे, इसके बाद इसको न्यूक्लियस में P+N कर लेते हैं जिससे यू कैन रिमेंबर इट इजीली। नाउ हियर के शेल में क्योंकि 11 है तो पहले 2 तो यहां चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 11 में से 2 चले गए, कितने बचे? 9। तो अब नेक्स्ट की फिलिंग होगी। सो 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 यहां पर आ गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब जो L है उसकी कैपेसिटी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, सो 2 मोर। अब कितने हो गए? सो 2 हेयर एंड 8 हेयर, 2 + 8
10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर कितना है 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए न्यूट्रल स्टेट में। तो अभी 10 की फिलिंग हुई है, तो अब 8 कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट कहां जाएगा, यहां पर। सो दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज एनर्जी शेल डायग्राम। अब हर बार एनर्जी शेल डायग्राम बनाना इतना इजी नहीं होता है ना, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं Na जो कि 11 है इज इक्वल्स टू हियर K शेल, L शेल और यहां पर M शेल यूज हुआ है ना। K शेल में गए 2, L शेल में गए 8 और M में गया 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो हम यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या है, एनर्जी शेल डायग्राम। समझ में आया। देखो अब अगर हम हाइड्रोजन का मैं आपको दिखाऊं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक न्यूक्लियस बनाओगे आप, ये न्यूक्लियस N+P, एक शेल आपको बनाना है जो कि क्या होगा K शेल। सो यहां पर K आएगा और K में 1 इलेक्ट्रॉन आना है, तो भर दो 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहां पर अगर हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, एनर्जी शेल डायग्राम। ऐसे ही अगर लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो K में तो जाएंगे 2, नेक्स्ट कहां जाएगा Kl, उसमें जाएगा 1, तो एक और शेल बनाओ और उसमें फिर आप ये कर दो। समझ में आया। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो पढ़ते हैं। The distribution of electrons among the various shells of an atom is called its electronic configuration. Now we build this up by adding 1 electron at a time. देखो हमने पहले हाइड्रोजन से नेक्स्ट पे गए, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा, फिर लिथियम पे गए, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करा। ठीक है, ऐसे ही ऐड करते करते आप पूरा 20 का बना सकते हो। देखो बना के देखते हैं यहाँ पर, ये अगेन 1 से लेके 20 तक के पूरे एटम्स यहाँ पर एलिमेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है आपको। भर लो खुद से, करवाऊं क्या, चलो फटाफट कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट लगेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो पहला इलेक्ट्रॉन है K में जाएगा, हीलियम 2, लिथियम 3 है तो 2 फिर 1, बेरिलियम 2 + 2, बोरॉन 2 + 3, एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो 2 + 3, देन 2 + 4, कार्बन का 6 होता है, और नाइट्रोजन 7, 2 + 5, फिर ऑक्सीजन 2 + 6, फिर 2 + 7, उसके बाद आ जाओ नियॉन पे, ये हो जाएगा 2 + 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 पूरे हो गए। सोडियम 11, सो 2 8 10 + 1 11। सो देखो हम 1 1 करके स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ऐसे ही 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6 7, फिर 2 8 8, 2 8 8। ठीक है, अब 2 8 8 के बाद 9 नहीं होने वाला, ये कैपेसिटी है इसकी। अब क्या होगा 2 8 8, फिर नेक्स्ट जाएगा 1 यहां पर, क्योंकि पोटेशियम इज एटॉमिक नंबर 19, 2 + 8 10 + 8 18 + 1 19, फिर कैल्शियम में यहां पर हो जाएगा 2 8 8 2। ठीक है, अब इसके बाद फिलिंग दोबारा यहां पे शुरू हो जाती है, जो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, उसके लिए दूसरे रूल्स हैं। इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, सो ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ एटॉमिक नंबर तो हो गए आपको याद, आई होप हो गए होंगे। अब क्या मास नंबर को भी याद करने का कोई तरीका है बेटा। यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क है। मास नंबर इज जस्ट द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वहां पर हम यूनिट नहीं लिखते हैं, वहां पर सिर्फ वो वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन जब एटॉमिक मास आप लिखोगे तो वहां पर फिर यूनिट भी आती है, आइए पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। लेकिन दोनों में की वैल्यूज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। देखो अब हम यहाँ पर एटॉमिक मास कैसे याद करें। वैसे एनसीईआरटी में कहीं पर भी एटॉमिक मास की पूरी टेबल नहीं दी हुई है, बट स्टिल यू शुड नो, जिससे कि आप न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब कोई तरीका है क्या इसको याद करने का। यस, शॉर्टकट हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं। देखो बेटा पहले हम इसमें इवन नंबर वाले एलिमेंट्स को देखेंगे, फिर हम ऑड वालों को देखेंगे। ठीक है, इवन वालों के लिए रूल क्या है, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो। सो जस्ट मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर विद 2, तो आपको सबके मास नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, 2। द फर्स्ट वन इज बेरिलियम एंड द नेक्स्ट वन इज आर्गन। BE and AR बेकार, BE and AR बेकार, दिस आर द 2 जहां पर एक्सेप्शन है, बाकी सारे इस रूल को फॉलो करते हैं। देखो हीलियम 2 × 2 4,
4 इंटू 2 बेरिलियम नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो 4 2 जा 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर +1 9 होता है। सो दिस इज एक्सेप्शन, मैंने बताया था आपको। इसके बाद कार्बन में आ जाओ, 6 इंटू 2 12, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 इंटू 2 16, दिस इज 20। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 12 है तो 24 होगा, सिलिकॉन इज 14 28 है, देन सल्फर 16 32 है। अब आर्गन जो कि एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर होना चाहिए 36 लेकिन होता है 40, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। कैल्शियम 20 है तो यहाँ पर 40 होगा। इजी। सो सारे इवन नंबर को आप बेसिकली ट्वाइस कर दोगे एक्सेप्ट BE एंड AR। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ ऑड में। ऑड में क्या रूल है, जितने भी ऑड नंबर वाले हैं वहां पर Z इंटू 2 तो करो, यानी एटॉमिक मास को डबल करना है, लेकिन उसमें फिर 1 ऐड और कर दो, आपको 1 और उसमें ऐड करने हैं। अब यहां पर भी एक्सेप्शन है। यस, सबसे पहले एक्सेप्शन तो ये है हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है ना, वहां पे सिर्फ प्रोटॉन होता है, राइट। सो इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। सो हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन। उसके अलावा नाइट्रोजन एंड एट लास्ट द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज दिस क्लोरीन। दीज आर द 3 एक्सेप्शंस। ठीक है, अब देखो करके देखो, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं, उनको बाद में करेंगे, पहले बाकी को देखो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, यहां पर कितना होगा 10 होना चाहिए लेकिन होता है 11, ट्वाइस प्लस 1। नाइट्रोजन को छोड़ दो, फ्लोरीन 9 2 जा 18 प्लस 1 19। नेक्स्ट सोडियम 22 होना चाहिए लेकिन होता है 23। ऐसे ही एल्यूमिनियम 26 होना चाहिए लेकिन 27 होता है। फिर फॉस्फोरस 30 प्लस 1 31। क्लोरीन एक्सेप्शन है, बाद में बताती हूँ। पोटेशियम 19 38 प्लस 1 39। ठीक है, एक्सेप्शन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन, उसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो 1 ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में डबल है लेकिन +1 नहीं है, तो सिर्फ 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर है मास नंबर है वो 14 होता है। क्लोरीन में आ जाओ तो यहाँ पर होता है 35.5। 35.5, यस। अब ये 35.5 बोलोगे मैम न्यूट्रॉन आधा होता है क्या? नो बेटा, इसके पीछे एक रीजन है, अभी समझते हैं आगे। ठीक है, चले आगे। नाउ थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। बेटा आपने अभी देखा कि कई सारी जगह पे डबल है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन भी होंगे, तो एग्जैक्ट डबल हो गया आपका जो मास नंबर है। लेकिन कई जगह पर ज्यादा भी है, स्पेशली आपने आर्गन में देखा था, वहां तो 4 नंबर ज्यादा था। अब क्यों ऐसा, उसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, देखो। लाइटर एटम्स ऑफन हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइक कार्बन विद 6 ईच। अगर ऑक्सीजन ले लो अगेन 8 ईच। हाउएवर एज एटम गेट्स हेवियर देन their nuclei have many more neutrons than the protons because देखो समझो कंसेप्ट को बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल दैट सबएटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स बेसिकली, राइट। अब जब तक छोटे छोटे एटम्स हैं तो न्यूक्लियस के अंदर 6 मान लो प्रोटॉन है, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज साथ में है, या फिर 8-10 पॉजिटिव चार्ज साथ में है, तो काम चल जा रहा है। लेकिन जहां पर 100 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो वहां रिपल्शन होने के चांस है कि नहीं, है ना। तो उस रिपल्शन को रोकने के लिए वहां पर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव चार्ज को सेग्रीगेट कर सके। ठीक है, देखो यहां पर आयरन हैज 26 प्रोटॉन बट 30 न्यूट्रॉन्स इनसाइड, एंड बाय द टाइम वी रीच यूरेनियम जिसका कि न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 92 प्रोटॉन को संभालने के लिए यहां पर है 146 न्यूट्रॉन इनसाइड। कितना डिफरेंस आ गया देखो। नाउ यू मे वंडर दैट सिंस ऑल द प्रोटॉन्स विद लाइक चार्जेस आर स्क्विज्ड टुगेदर, है ना, पूरे एक साथ वहां पे भरे पड़े हैं इन द न्यूक्लियस, व्हाई डू दे नॉट पुश अवे? हियर इज द आंसर, दे थिंक इट इन द वे every proton inside the nucleus repel other proton because they carry all the positive charge, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपस में रिपल्शन होगा। नाउ न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल हेल्प टू रिड्यूस दिस रिपल्शन बाय इंटरवेनिंग एंड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। सो न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं उनके बीच में आ जाते हैं जिससे कि डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाए और रिपल्शन कम हो। तो जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने शुरू हो जाएंगे वहां पर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी फिर बढ़ जाती है। समझ में आया? चले आगे। नाउ अंडरस्टैंडिंग दी वैलेंसी। बेटा अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर बेसिकली। अब हम ये समझने वाले हैं कि आपके फॉर्मूले क्यों बनते हैं और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है,
क्या है यहाँ पर? Kl बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पर इन नंबर से पहले ध्यान देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की होती है, 8 है ना। और वैसे भी कोई भी अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। पढ़ लिया। दिस इज ऑक्टेट रूल। क्या है ये? ऑक्टेट रूल। एक्सेप्ट फॉर के, ऑब्वियसली के के लिए क्या होगा? डुप्लेट, है ना। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर किसी भी एटम के पास ये ऑक्टेट है, अगर आउटर मोस्ट शेल में या फिर के शेल में डुप्लेट है, तो वो स्टेबल स्टेट में पहुंच चुका है, उसको वो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अब उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। इसीलिए देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सारे नोबल गैसेस में आते हैं, रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, ये है ना, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। क्यों? क्योंकि इनका काम हो चुका है, इसको डुप्लेट मिल गया है, इसका पूरा ऑक्टेट पूरा है, आर्गन का भी ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। अब बाकियों का क्या? लेकिन बेटा बाकी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी लेके या दे के कुछ भी करके इनका भी यही स्टेट पूरा हो जाए, या तो इसका डुप्लेट चला जाए या तो इसको ऑक्टेट मिल जाए। और इसी के वजह से होती है केमिकल रिएक्शन। क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है? टू अटेन दिस स्टेट, ये नोबल वाली स्टेट, या तो डुप्लेट की या तो ऑक्टेट की। इतना समझ में आया? नाउ अब क्या कर सकता है कोई भी एटम, क्या कर सकता है इसको अचीव करने के लिए? मान लो आपके पास लिथियम ही है, लिथियम के पास K में 2 है और L में 1 है। अगर ये सोच रहा होगा भाई इसको मैं किसी तरह से गायब कर दूं, ऐसे हटा दूं, तो देखो मेरे पास तो डुप्लेट है ना, है कि नहीं है? है ना, इसको मुझे हटाना है बस। और वही वो करता भी है बेटा, ये बड़ी इजीली किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। कोई भी आ जाए बस मांगने के लिए, हाँ हाँ भाई ले जा तू ले जा, ऑलवेज रेडी टू गिव। सो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे, लूज कर दे, तो इसको मिल जाएगा ये वाला स्टेट, डुप्लेट स्टेट। सो क्या हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है इसको। सो इसीलिए बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है बड़ी इजीली, इसकी वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है? 1। गॉट इट? अभी और एग्जांपल देखते हैं। फ्लोरीन पे ध्यान दो बेटा। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है अंदर वाला के शेल में 2, यहां पर है 7। अब इसके पास भी तो ये ऑप्शन है ना कि ये बोले कि इसको छुपा दो, और मेरे पास 2 है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड करना, 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से बाहर भेजना इजी है क्या? इसके लिए कौन सा ऑप्शन इजी रहेगा? ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ने किसी को दे दे, ले जाओ रिक्वेस्ट करे, या फिर कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या इजी रहेगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ये बहुत इजीली ले लेगा ये फ्लोरीन, करेक्ट। और जिससे कि जैसे ही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसको मिल गया ये वाला स्टेट, करेक्ट। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ये देखो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा था तो उसकी वैलेंसी 1 थी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। अब लेने और देने में चार्ज क्या आएगा वो बात की बात है। लेने वाले पे जो लेता है ये इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्यों आता है बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो कि वैलेंसी क्या है। बेटा वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी एटम गिव और टेक टू रीच द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू रीच द ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी एटम गिव और टेक टू रीच द ऑक्टेट और द डुप्लेट, यानी द स्टेबल स्टेट। समझ आया? आगे देखो बेरिलियम। बेरिलियम के पास है 2 और 2। क्या इजी है इसके पास? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर 6 लेगा 8 तक पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली 2 को ये देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नेक्स्ट 3 पे आ जाओ। बोरॉन अगेन 3 है, 3 देना आसान कि 5 लेना आसान? 3 देना, वैलेंसी हो गई 3। कार्बन के आ जाओ बेटा, कार्बन के पास 4 है, अब तुम दे लो या ले लो बराबर ही पढ़ना है ना। तो यहां पर एक्चुअल में कुछ और तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, अभी के लिए हम वैलेंसी लिखेंगे इसकी 4, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है तो 5 क्यों देगा ये, इससे भला 3 किसी से ले लेगा, सो वैलेंसी हो जाएगी 3। ऐसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। सो दिस इज द वैलेंसी।
Am I clear? Now, अब बेटा ये वैलेंसी के लिए जो हमने चेक करा इलेक्ट्रॉन्स को, कहां पर चेक करा? आउटर मोस्ट शेल में. सो जिस शेल को हम देख रहे हैं वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, उसको बोला जाता है वैलेंस शेल. क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल. ठीक है. और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी इसको देख के आप सीधे से बताओ, नाइट्रोजन में कौन सा वैलेंस शेल है? कौन से वैलेंस शेल की बात हो रही है अभी? एल शेल की. एल वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो दिख रहे हैं? नाइट्रोजन में कितने हैं? 5. सो 5 आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. लेकिन वैलेंसी अलग है. वैलेंसी ये बता रही है कि ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने लेंगे वो डिसाइड करेगा कि वैलेंसी कितनी होगी. ये 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो वैलेंसी 3 हो जाएगी. समझ आया? और देख लो लिथियम में वैलेंस शेल L, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1 क्यों? क्योंकि इसने इस इलेक्ट्रॉन को दे देना है किसी को, तो वैलेंसी हो गई 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1. यहां पर आ जाओ, बोरॉन में क्या है? वैलेंस शेल आपका L, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, वैलेंसी कितनी है? वो भी 3 है. तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस कब शुरू होता है? इसके बाद. ये देखो, वैलेंस शेल 4 में वैलेंस शेल L है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 4 का गिव एंड टेक हो सकता है, तो दोनों सेम. अब यहां पर 5 है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 अगर है तो वो देगा नहीं 5, इंस्टेड वो 3 लेगा. अगर ये 3 लेगा तो यहां पर फिर वैलेंसी हो जाएगी 3. क्लियर? और देखो यहां पर इन वाले में भी देख लेते हैं. देखो किसी एक रैंडम का हम चूज करते हैं. एल्यूमिनियम. ठीक है. एल्यूमिनियम में वैलेंस शेल कौन सा? M. दिस इज वैलेंस शेल. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3. अब ये 3 को देगा या फिर यहां पर 5 को लेगा ये 8 अचीव करने के लिए. ये वाला 8 तक पहुंचना है ना, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली 3 देना आसान है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का ये गिव एंड टेक करेगा. अब यहां तो गिव करेगा बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, सल्फर 286. 6 इज द M इज द वैलेंस शेल. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6. क्या 6 को ये दे सकता है? नहीं. तो कितने लेगा? 2. दैट इज द वैलेंसी. अंडरस्टूड? सो मैंने थ्योरी से पहले आपको पूरा समझा दिया है. अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी. देखो अच्छा, यहाँ पहले क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, मजा आएगा इसको सॉल्व करके. आई हैव अ मास नंबर ऑफ 35 एंड 18 न्यूट्रॉन्स. ओके, मास नंबर कितना दिया हुआ है? 35, यानी A मिल गया आपको. A इज इक्वल्स टू 35. 18 न्यूट्रॉन है ना. सो न्यूट्रॉन आपके पास है 18. I am a greenish yellow gas with a sharp smell. I am used to purify drinking water. पता पड़ रहा है ये ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा यूज होता है? क्या यूज होता है? क्लोरीन. Who I am? How many electrons I need to complete my octet? अब ये सीधा आंसर नहीं है. यहाँ पर आपसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, लेकिन आपसे पूछा कितना चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. कितने लोग इसको शुरू कर पाएंगे? बेटा ये कर लिया ना, यू आर जीनियस. मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया. बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब पता होता है? जब एटॉमिक नंबर पता हो. एटॉमिक नंबर कब पता होता है? जब प्रोटॉन पता हो. तो प्रोटॉन निकाल लो यहां से. सिंपल. देखो A इज इक्वल्स टू N प्लस P. सो P इज इक्वल्स टू A इज 35, ये इधर जाएगा -18, आपका हो गया 17. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 तो आपका Z भी 17. अब अगर Z 17 तो यहाँ पर हो जाएगा जो भी एलिमेंट, क्योंकि हमने डिसाइड यहाँ पे पता कर लिया क्लोरीन है. सो Cl 17 है, तो K L M, K में 2, L में 8, 10, 17 है, तो यहाँ पर आ गए 7. ये हमने क्या लिख लिया इसका? EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन हमने लिख लिया. राइट. अब पूछा आपसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आई नीड टू कंप्लीट माई ऑक्टेट? 1.
क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, 7 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 तो वो किसी को देगा नहीं, एक ले लेगा, तो 1 इज द इलेक्ट्रॉन, 1 इज द नंबर दैट इट नीड्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। समझ में आया? चले आगे, मूविंग अहेड नाउ। जितना भी हमने पढ़ा वैलेंसी के बारे में फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं इधर थ्योरेटिकली। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस, गेन्स और शेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये स्टेबिलिटी रूल पे डिपेंड कर रही है ना, ऑक्टेट रूल। एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ के शेल, ताकि हीलियम का होता है, आर स्टेबल एंड लार्जली अनरिएक्टिव। ये वाली स्टेट अनरिएक्टिव होती है। नाउ atoms with an incomplete valence shell are more reactive. They try to complete their octet by losing, gaining or sharing the electrons. ठीक है? Further, the outermost shell, क्या बोलते हैं उसको? Valence shell. The outermost shell of atom that is containing the electrons is called the valence shell. The electrons present in the outermost shell, उनको क्या बोलते हैं? Valence electrons. समझ में आ गया? Further, moving ahead. Now, rules क्या है इसके? इफ एटम हैज फ्यूअर देन 4, देखो कार्बन के पास 4 थे, उससे पहले वाले जितने भी थे, तो 4 से अगर कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादातर जो एटम होगा वो लूज करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो दे देगा, बोलेगा 5 6 है ना, कौन इसको ले, इससे बेटर है कि जो तो मेरे पास है 2 3 मैं उसको दे देता हूं। अगर एटम के पास 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 6 7, तो ऐसे केस में फिर वो 1 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से कोशिश करेगा, मैनेज करेगा कि ले लो, राइट? सो इट टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एटम के पास एग्जैक्टली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, देन अब ऐसे केस में 4 इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना, किसी एटम से निकालना या उसमें डालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो बेटा ऐसे में होती है फिर शेयरिंग, इट शेयर्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और शेयरिंग से बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, अब आगे जाके पढ़ोगे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक भी होता है, उसके अलावा शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है? चलो अब बेटा इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसके साथ कोई दूसरा जो एटम आके कंबाइन करता है ना, तो कितने कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन या क्लोरीन उसके साथ, वो डिसाइड करते हैं उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। ये मैंने क्या बोला? देखो एग्जाम्पल समझते हैं। आपने H2O इतनी बार सुना हुआ है, वाटर, है ना? अब देखो इससे पता पड़ रहा है कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 की है। क्या मतलब है ये? देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, के में जाए 2, बचे कितने? 6 गए आपके पास एल में 6 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वो 6 को देगा या 2 को लेगा? ऑब्वियसली 2 को लेगा, है ना? तो अगर इसके पास 2 को लेने की कैपेसिटी है, तो 2 हाइड्रोजन है ना इसको यहाँ पर देने के लिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ 2, सो 2 इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया? ऐसे देखो आप, एक फॉर्मूला होता है AlCl3, सो एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब एल्यूमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 की है। कैसे? एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, पहले 2 के में, फिर 8 गए एल में, फिर बचे कितने? 3 गए आपके एम शेल में, आउटरमोस्ट 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 देगा कि लेगा? ऑब्वियसली देगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए 3 क्लोरीन को, कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ में आया? देखो, सो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स। कॉम्बिनेशन किसके बेसिस पे होता है? प्योरली वैलेंसी के बेसिस पे होता है, ठीक है? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम which one atom of the element can combine is called its combining capacity. कितने हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बताएगा ये, ठीक है? नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर यूज्ड एज अ रेफरेंस बिकॉज बोथ हैव कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 1। बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन देख लो अभी 17 था, है ना? 17, तो इसका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको लेना है, तो दोनों ही कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 की होती है, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए ईजी हो जाता है, ठीक है? अब बाकी और फॉर्मूले जब बनाना सीखोगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी वैलेंसी समझ में आनी चाहिए, वैलेंसी के बेसिस पे सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है? चलो मूविंग अहेड, नाउ कमिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोटोप्स। अब ये क्या है? व्हाट इज आइसोटोप? बेटा अभी थोड़ा सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आ जाते हैं फिर से। देखो जो बेसिक पॉस्टुलेट डाल्टन्स का था वो क्या था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स आर इनडिविजिबल। बेटा उसके अलावा डाल्टन ने एक और बात बोली,
उन्होंने बोला कि एक अगर एलिमेंट है, एक टाइप का एलिमेंट है, तो भले कहीं पर भी हो, उसके सारे एटम एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके बीच में। क्या बोला मैंने? The atoms of one type of element will be identical, there will be no difference. ये postulate था डाल्टन का, लेकिन ये सब आइसोटोप के आते ही, आइसोटोप के बारे में पता पड़ते ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों? देखो, so Dalton believed all atoms of elements are identical with same atomic mass, सबका मास भी सेम होता है, but scientists later discovered the twin atoms. क्या है ये ट्विन एटम्स? ट्विन एटम्स मतलब एक ही एलिमेंट के एटम है ना, जैसे ट्विन्स होते हैं तो एक ही पेरेंट के होते हैं, है ना, दो, तो ऐसे ही ट्विन एटम्स मतलब एक ही एलिमेंट के दो एटम हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? तो क्या डिफरेंस है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट के ये एटम है तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। मैंने बताया था हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, तो वो सारे एटम में होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो डिफरेंस कहां पर है बेटा? डिफरेंस है उनके मास नंबर में, मास नंबर अलग हो जाता है। ठीक है, सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर, मास नंबर। ठीक है, सो मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन पे। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, लेकिन अगर मास डिफर कर रहा है तो मास डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो प्रोटॉन तो पहले ही सेम है, तो डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? न्यूट्रॉन के वजह से आ रहा है। ठीक है, सो आइसोटोप में बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा या फिर रीजन एसर्शन नहीं बन सकता है। आइसोटोप में जो कोर डिफरेंस है वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्योंकि डिफरेंट है तो मास नंबर भी डिफरेंट है। ठीक है, ओके, सो समझ में आ गया ना? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द मास नंबर इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब एग्जांपल समझो उसको, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अगर हम 3 आइसोटोप लिखने वाले हैं तो पहले इसको लिखो। अब क्योंकि आइसोटोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, सो 1 1 1। नाउ डिफरेंस किस में आ रहा है? मास नंबर में। कैसे आ रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा, या न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। कैसे? बेटा जो मेन आइसोटोप है, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का एटम आपको मिलता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। सो दिस इज द वन, इसको प्रोटियम बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाओ, दूसरा आइसोटोप ऐसा जिसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन भी होता है, तो 1 + 1 2 विल बी द मास नंबर, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। थर्ड वन जहां पर 1 ही प्रोटॉन हो लेकिन अब न्यूट्रॉन इसमें है 2 और, तो 1 + 2 3, सो यहां पर मास नंबर हो जाएगा 3 और इसको ट्रिटियम बोला जाता है। डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिया हुआ है बुक में, देखो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर देखो एक सिर्फ प्रोटॉन है, सो प्रोटियम। यहां पर 1 ग्रीन 1 रेड ड्यूटेरियम, यहां पर 2 ग्रीन आ गए, तो 2 क्या है? ये न्यूट्रॉन है। सो डिफरेंस किस चीज का है? न्यूट्रॉन का है। क्लियर? और देखो एग्जाम्पल आपको कार्बन का, सो कार्बन के पास 12 कार्बन 13 कार्बन 14, इस तरीके के 3 आइसोटोप यहां पर ही मिलते हैं। डिफरेंस क्या है? यहां पर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, यहां पर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यहां पर मास नंबर 13 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर 6 तो प्रोटॉन थे, अब न्यूट्रॉन हो गए 7। यहां पर आ जाओ, तो 6 तो प्रोटॉन होंगे और अब इसमें न्यूट्रॉन आ गए आपके कितने? 8। गॉट इट? सो न्यूट्रॉन का डिफरेंस, सो बेसिकली एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास का डिफरेंस। ठीक है, चलो नाउ हियर ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। बेटा यहाँ पर कुछ आइसोटोप्स की एप्लीकेशन दी हुई है जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग है ये। देखो यूरेनियम 235 वाला जो इसका आइसोटोप है, यूरेनियम का 235 आइसोटोप, दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इजी है ये वाला। नेक्स्ट कोबाल्ट 60, अगर कोबाल्ट का 60 वाला आइसोटोप अगर आप लो, सो दैट इज यूज्ड एंड द रेडिएशन टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऐसे आयोडीन का 131 वाला आइसोटोप जो है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। वन मोर, कार्बन 14 अगर आइसोटोप है, देखो कार्बन 12 13 14 अभी देखा भी था हमने, तो कार्बन 14 वाला जो है दैट इज यूज्ड इन आर्कियोलॉजी जियोलॉजी टू डिटरमाइन द एज ऑफ द एंशिएंट फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, सो सम यूजेस थ्योरेटिकल है, अगर स्कोरिंग पार्ट है ये, है ना, सिर्फ याद करो थोड़ा सा तो कर लोगे। चलो
चले आगे, नाउ वन मोर, रेडी टू गो बियॉन्ड। बेटा यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि हम यूनिट क्या लेंगे एटॉमिक मास में। देखो मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ऐसा यूनिट की बात करो। लेकिन एटम क्योंकि इतना छोटा है तो वहां पर फिर हम केजी नहीं ले सकते हैं, हम कितने सारे एटम साथ में लेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हम यूनिट लेते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम इसको AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, लेकिन आजकल हम इसको U से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। क्या है ये, यूनिफाइड मास। इतना ही आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट AMU पहले की यूनिट थी जो एब्रीवेशन है, अभी आजकल U यूज होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ पर एवरेज एटॉमिक मास दैट इज वेटेड एवरेज कैलकुलेशन। बेटा एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना पड़े तो देखो आइसोटोप हमें पता पड़ गए। आपके सामने यहाँ 2 आइसोटोप लिखे हुए हैं, किसके हैं ये, क्लोरीन के। क्लोरीन में एक ऐसा एटम होता है जिसका मास 35 होता है, एक ऐसा भी एटम मिलता है जिसका मास 37 होता है। ठीक है, अब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बोलो तो क्या करोगे आप, एवरेज कैसे निकालते हैं। कई सारे बच्चे बोलेंगे अच्छा मैम इसको हम 35 + 37 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सिंपल कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा ना। नो बेटा ऐसे नहीं करते, हमें ये देखना होता है कि ये वाला आइसोटोप है 35 वाला, वो कितना है, उसका परसेंटेज कितना है। सो अगर इस डेटा को आप देखो तो जो क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप है वो है 75%। तो अगर मान लो 100 आपके पास एटम्स हैं क्लोरीन के, तो 100 में से प्रोबेबिलिटी है कि 75% आपको 35 मास वाले मिलेंगे और 25 आपको 37 मास वाले मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में हम ये वाला एवरेज नहीं कर सकते, ये तो तब होता जब 50-50 है। तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, यहां पर फॉर्मूला लगता है वेटेड एवरेज इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे मास 1, जो भी आपका एटम है उसका मास 1 इनटू परसेंटेज एबंडेंस अपॉन 100, राइट। सो मास 1 उसका परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100 प्लस नेक्स्ट मास 2 और उसका भी क्या, परसेंटेज अबंडेंस। अपॉन 100, अब रख लो इसमें। सो यहां पर अगर मास 1 को ले क्लोरीन का तो कितना है 35, परसेंटेज अबंडेंस कितना है 75 अपॉन 100। सो दिस वन प्लस यहां पर कितना होगा मास 2 इज 37, परसेंटेज अबंडेंस कितना है इसका, दिस इज नॉट 45, दिस इज 25, 25। सो 25 अपॉन 100। नाउ कैलकुलेट इट। सो हम इसको सीधे 25 से करते हैं, 25 3 जा एंड 25 4 जा, यहाँ पर सीधे 25 4 जा ही हो गया ये। ठीक है, करो। सो दिस विल बी 35 3 जा, 35 2 जा 70, 3 जा हो गया 105। सो 105 अपॉन 4 प्लस दिस विल बी 37 अपॉन 4। एलसीएम ले लेते हैं, राइट। सो यू विल गेट 105 प्लस 30 135 प्लस 7 142 अपॉन 4, करो डिवाइड। सो 4 3 जा 12, राइट, 4 3 जा 12। ना बचा कितना 22। सो 4 5 जा 20, अब 22 था, 4 5 जा 20 तो 2 बच गया, फिर से दोबारा पॉइंट लग गया 0, तो 4 5 जा 20। देखो दिस इज 35.5 U, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हमने पढ़ा था ना 35.5, राइट। अभी 35.5 क्या दिखा रहा है बेटा, ये दिखा रहा है एवरेज अबंडेंस के बेसिस पे। 35.5 का मतलब ये नहीं है कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर आधा है, ये एवरेज हमने वेटेड मास ले रखा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज लिस्टेड एज 35.5 U on the periodic table, even though no single chlorine atom actually has the mass of 35.5। किसी भी एक भी क्लोरीन एटम का मास एक्चुअल में 35.5 नहीं होता, या तो 35 होगा या तो 37 होगा। ये क्यों लिया, क्योंकि हमने एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है पॉज एंड पॉन्डर में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चले आगे।
नाउ आइसोबार्स, बेटा आइसोटोप खत्म, अब आइसोबार। बोलोगे मैम ये क्या है? अब बेटा डाल्टन का एक और पॉस्टुलेट था, वहां पे डाल्टन ने बोला कि अगर दो अलग एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम होंगे वो हर रेस्पेक्ट में अलग होंगे। देखो पॉस्टुलेट में पहले क्या था, अगर एक एलिमेंट के एटम की हम बात करें तो वह हर रेस्पेक्ट में सेम होंगे, जो कि गलत साबित हो गया क्योंकि आइसोटोप मिल गए जहां पे एटॉमिक मास अलग मिला हमें। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला, अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके सारे के सारे एटम बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन आइसोबार मिल गए। आइसोबार में होता क्या है बेटा, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट विच शेयर द सेम एटॉमिक मास। यहां पर एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। अब मैंने वो जो आपको एटॉमिक मास वाली टेबल बताई थी, कितने बच्चों ने वहां पर ध्यान दिया कि आर्गन AR उसका एटॉमिक मास 40 था और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 था। तो ये क्या है, ये एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका 18 होता है। जब एटॉमिक नंबर अलग तो दो डिफरेंट एलिमेंट, तो एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट विच आर शेयरिंग द सेम मास नंबर, सो दीज आर आइसोबार। क्लियर? अब देखो यहां पर, सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, दीज आर आइसोबार्स। अब इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है क्या? यस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। बेटा अभी हमने क्या देखा, हमने कार्बन का 14 वाला आइसोटोप देखा। अब 14 मास नंबर और किसका होता है? नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 लेकिन मास नंबर सेम। सो देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोबार हो गए। समझ में आया? सो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर एटॉमिक नंबर अलग है, एटम वो दो डिफरेंट एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास नंबर सेम है। इजी? चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर मीट अ साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, a well-known Indian physicist. He is also known as the father of Indian nuclear program. बेटा इन्होंने बहुत की कंट्रीब्यूशन दिया था जहां पर हम एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ही मेड अ पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन फॉर दैट पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन सपोर्ट द एग्रीकल्चर एंड एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, राइट। इन्होंने TIFR दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, है ना, जहां पे ध्रुवा था, वहां पर भी काम किया हुआ है, ठीक है। फर्दर हियर रेडी टू गो बियॉन्ड, बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स नाम सुने हुए हैं आपने, है ना, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सच एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, फुल फॉर्म इसका एब्रिविएशन क्या है? STMs, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एंड transmission electron microscope, that is TEMs. These microscopes can produce image of the material with atomic level detail, जिससे कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में काफी हेल्प होती है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। नाउ द स्टोरी सो फार, हमने जर्नी ऑफ एटम कवर किया। कितना पढ़ लिया हमने? कितनी जर्नी कवर कर ली है? हमने स्टार्ट करा था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से, राइट। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। इसके बाद नेक्स्ट आप आगे जाके सीनियर क्लास में पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब इसके बाद अभी भी डिस्कवरी चल रही है, क्या पता तुम लोगों का नाम हो यहाँ पर, है ना। सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट, बट स्टिल अभी भी कोई डाउट रह गया है सो कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक and soon I'll get all the solutions of the questions given in this chapter. Till then, take care and bye bye.